हम यहाँ पर एक और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं बायो का। एक हमने पहले डिस्कस कर दिया है, ये आपका सेकंड पेपर होने वाला है। इसमें आपको प्रीवियस ईयर का जब क्वेश्चन पेपर मैं डिस्कस कर रही हूँ तो मैं सिर्फ बायोलॉजी वाला सेक्शन डिस्कस कर रही हूँ, केमिस्ट्री और फिजिक्स भी साइंस वाले फ्रैक्शन में रहता है। तो आपका ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं वो आप फॉलो करेंगे। और आपका बायोलॉजी में 3 सेक्शन में पेपर डिवाइडेड है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो हम सेक्शन ए डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जिसमें एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस दिए होंगे, आपको करेक्ट वाले को ऑप्ट करना होगा। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन है एनएरोबिक प्रोसेस इनमें से किन में होती है, कौन से ऑर्गेनिज्म में एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया है टेक्स प्लेस इन ईस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। ये तो बिल्कुल सही जवाब है, ईस्ट में होता है फ्रेगमेंटेशन के दौरान। ईस्ट में फ्रेगमेंटेशन के दौरान आपको देखने को मिलता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब अगले ऑप्शन देखेंगे आप, तो प्रोड्यूस एनर्जी इन द मसल ऑफ ह्यूमन बीइंग, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन की बात कर रहा है। यहाँ पर है टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा तो एनारोबिक क्यों बोलेंगे। फिर है प्रोड्यूस्ड इथेनॉल, ऑक्सीजन एंड एनर्जी, एनर्जी नहीं, इथेनॉल एनर्जी ठीक है, ऑक्सीजन नहीं प्रोड्यूस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। तो ये ऑप्शन आपका सही होते हुए गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ऑक्सीजन प्रोड्यूस करवाई है, समझ रहे हैं। तो ये वाला ऑप्शन गलत, ये गलत, ये गलत, ये आपका सही आंसर है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो ईस्ट नाम के फंगस में होता है, और जिसमें आपको इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। उस प्रोसेस को हम लोग फर्मेंटेशन के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। A cross between 2 tall pea plants resulted in offsprings having a few dwarf plant. The gene combination of the parent plants must be. तो अगर ये कह रहा है कि आपकी F1 जनरेशन में कुछ पौधे डॉर्फ मिल रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आपने पेरेंट ऐसे लिए होंगे, तभी आपको ऐसे ऑफस्प्रिंग भी मिलेंगे, ऐसे ऑफस्प्रिंग भी मिलेंगे और ऐसे भी मिलेंगे। डॉर्फ मिलने के लिए आपको ऐसे पेरेंट होने जरूरी हैं। देख लेते हैं कौन सा आंसर है ऐसा। ये देखिए, फर्स्ट वाले आंसर में आपको ऐसे पेरेंट मिल रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। तीसरे क्वेश्चन में आपको बहुत सारे ब्रेन और नर्वस सिस्टम के पार्ट्स दिए हैं, आपको इनके फंक्शन से मैच करा के ऑप्शन सेलेक्ट करना है। देखिए, पहला ऑप्शन कह रहा है द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट कौन सा होता है, सेरिब्रम। नेक्स्ट है द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द ब्रेन इज, यू गाइज वेल नोन कि क्रेनियल मेनिंजेस होती हैं, 3 होती हैं। फोर ब्रेन की बात करें तो फोर ब्रेन में ओल्फैक्टरी लोब भी पाया जाता है। सेरिबेलम की बात करें, क्योंकि ये हाइंड ब्रेन है तो डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होता है। तो ऐसा ऑप्शन आपको ढूंढना है। सॉल्यूशन में सीधे देख लीजिए, डी वाला ऑप्शन है आपका, जो ये सारी चीजों को सेटिस्फाइड कर रहा है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। In a nerve cell, the site where the electrical impulses is converted into a chemical signal is known as. आपका न्यूरॉन में वो कौन सा पार्ट है जो आगे वाली यूनिट को मैसेज ट्रांसफर करता है केमिकल्स की फॉर्म में। 2 तरीका है, एक न्यूरॉन अगले न्यूरॉन को मैसेज देता है बाई केमिकल मैसेंजर्स, आप उसको साइनेप्स कहते हैं। एक और तरीका है, न्यूरॉन आगे वाली मसल को मैसेज देता है, जिसे आप न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। तो आंसर या तो साइनेप्स होना चाहिए या तो आंसर आपका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होना चाहिए। साइनेप्स दिया नहीं है तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच ऑफ द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इज ईटन एंड डाइजेस्टेड बाय हार्बीवोर। मतलब पहली ट्रॉफिक लेवल में कितनी एनर्जी जाएगी, कोई भी ट्रॉफिक लेवल हो, एनर्जी हमेशा 10% ही ट्रांसफर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर 6th क्वेश्चन, इन विच हियर गिवन इज इन द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स some substances in the initial filtrate such as glucose, amino acids, salts and waters are selectively reabsorbed in। मतलब ये पूछ रहा है जो रीअब्जॉर्प्शन होता है किडनी में, आपकी जो भी चीजें अच्छी होती है जिनको यूरिन के साथ एलिमिनेट नहीं होना चाहिए, उनको किडनी अपने आप रीअब्जॉर्ब कर लेती है। तो रीअब्जॉर्प्शन वाला काम कहाँ चल रहा होता है, नेफ्रॉन में चल रहा होता है, और नेफ्रॉन में मेनली पीसीटी और डीसीटी में हो रहा होता है। देखते हैं क्या ऑप्शन दिए हैं। एक्चुअली आप नेफ्रॉन के पार्ट्स पूछ ही नहीं रहा है, वो आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट में से पूछ रहा है। तो रीअब्जॉर्प्शन हो, फिल्ट्रेशन हो या आपका ट्यूबुलर सक्रीशन हो, तीनों ही काम नेफ्रॉन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इन एन इकोसिस्टम the 10% of energy available for transfer from one trophic level to the next trophic level is in the form of, कह रहे हैं
एक इकोसिस्टम में मान लीजिए कि घास को ग्रास हॉपर ने खाया, ग्रास हॉपर को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नेक ने खाया, तो ये जो एक एनर्जी का फ्लो हो रहा है वो किस फॉर्म में हो रहा है? इलेक्ट्रिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी, किस फॉर्म में हो रहा है? तो पेड़ ने जो खाना बनाया फोटोसिंथेसिस से, उसने तो ग्लूकोज बनाया, तो ग्लूकोज काइंड ऑफ केमिकल एनर्जी हुआ, तो आपको केमिकल एनर्जी ढूंढ के टिक करना है। देखिए दिया है केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल नहीं, हीट एनर्जी नहीं, लाइट एनर्जी नहीं, केमिकल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहां पर दिए हैं 3 फ्लावर्स, पूछ रहा है कंसीडर द फॉलोइंग 3 फ्लावर नेमली एक्स, वाई एंड जेड, विच फ्लावर वुड डेवलप इनटू अ फ्रूट। बहुत आसान, आपको वो फूल ढूंढना है जिसमें ओवरी प्रेजेंट हो, क्योंकि यू गाइस आपको पता होना चाहिए कि जब भी फर्टिलाइजेशन होता है फ्लावर्स में, तो जो ओवरी होती है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है और जो ओव्यूल होता है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है। पिछला जो पहला आपने पीवाईक्यू डिस्कस किया उसमें भी हमने इस टॉपिक पर डिटेल में डिस्कस किया था कि ओव्यूल सीड में बदल जाएगा और ओवरी फ्रूट में बदल जाएगी आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनी काइंड ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो यहां आपको ओवरी वाला फूल ढूंढ के निकालना अगर फ्रूट बनाना है तो। देखिए इसमें ओवरी प्रेजेंट है, इसमें ओवरी प्रेजेंट है, इसमें ओवरी प्रेजेंट ही नहीं है क्योंकि गायनीशियम ही नहीं है, इसमें सिर्फ एंड्रोशियम दिए हुए हैं, तो ये फूल कभी भी फ्रूट नहीं बना सकता। इसमें ओवरी है, ये बना सकता है फ्रूट, इसमें ओवरी है, ये भी बना सकता है फ्रूट। तो द आंसर इज द एक्स फ्लावर एंड द वाई फ्लावर। सो एक्स एंड वाई ओनली इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन एंड रीजन वाला, जिसमें पहला दिया आपको असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस में आपको एक स्टेटमेंट असर्शन दिया है, एक रीजन दिया है। आपको डिस्कस कैसे करना है कि असर्शन वाली स्टेटमेंट सही है कि गलत, रीजन वाली स्टेटमेंट सही है कि गलत, और जो रीजन वाली स्टेटमेंट है वो असर्शन को एक्सप्लेन कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। आप देखिए असर्शन कह रहा है जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स डिसाइड्स द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड। बिल्कुल सही। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर पापा का क्रोमोसोमल लेवल सेक्सुअल क्रोमोसोम XY होता है, मम्मी का XX होता है, अगर मम्मी ने बच्चे में अपना X क्रोमोसोम दिया और पापा ने बच्चे में अपना Y क्रोमोसोम दिया, तो ये कैसा बच्चा पैदा होगा? मेल बेबी पैदा होगा, है ना। और अगर मम्मा ने अपना X क्रोमोसोम दिया और पापा ने भी अपना X क्रोमोसोम दिया तो एक फीमेल बेबी पैदा होगी। तो पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, एक बार फिर से पढ़ लीजिए। कह रहा है जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट डिसाइड द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड। बिल्कुल सही, सही है असर्शन। अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, एक्स क्रोमोसोम इन अ मेल चाइल्ड इज इनहेरिटेड फ्रॉम हिज फादर। बिल्कुल गलत। देखिए कैसे, अभी तो हमने बनाया, ये वाला मदर है, ये मदर का क्रोमोसोम है और ये फादर का क्रोमोसोम है, और आप देख सकते हैं कि मदर से अगर एक्स मिले और फादर से वाई मिले तब मेल बच्चा पैदा होता है। इन्होंने कहा कि एक्स क्रोमोसोम मिल रहा है फादर से, तो रीजन गलत है। तो आपको वो ऑप्शन टिक करना है जहां असर्शन सही है लेकिन रीजन गलत है। ऐसा सी वाले में दिया है, असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस when in a human female the egg released by the ovary is not fertilized। देखिए एक फीमेल में 2 ओवरीज पाई जाती हैं, दोनों ओवरीज अल्टरनेट मंथ्स में एग रिलीज करती हैं। जैसे अगर लेफ्ट ओवरी ने जनवरी में एग रिलीज किया तो राइट ओवरी फेब में एग रिलीज करेगी, ठीक है, 1 महीने में 1 एग। अब क्या है, अगर वो एग फर्टिलाइज हो गया, मतलब उस एग को स्पर्म मिला और फर्टिलाइज हो गया एग, तब तो प्रेगनेंसी हो जाएगी। लेकिन एग रिलीज हुआ, उसको स्पर्म नहीं मिला या फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो वो एग आपको पता 24 to 48 आवर्स में मर जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। और जैसे ही एग की डेथ होती है, हमारी बॉडी में जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम बन गई थी वो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की फॉर्म में बाहर एलिमिनेट हो जाती है फ्रॉम द वेजाइनल ओपनिंग। तो कह रहे हैं जो एग निकला है वो फर्टिलाइज नहीं हुआ है, तो इट विल लीड्स टू मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, लीड्स टू menstrual bleeding। यही है इसका आंसर कि अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो इट विल लीड्स टू मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग एंड आपका प्रेगनेंसी नहीं होगी। देखिए सॉल्यूशन में क्या दिया है, इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज इट लीड्स टू मेंस्ट्रुएशन। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेम 1 बैक्टीरिया एंड 1 वायरल इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय अनसेफ सेक्स। ऐसा सेक्सुअल रिलेशनशिप जिसमें आपने बैरियर मेथड का इस्तेमाल नहीं किया, अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया, तो इसमें कौन सी बीमारियां ट्रांसमिट होती हैं, उनमें से आपको एक बैक्टीरियल वाली बतानी है और एक वायरल वाली बतानी है। वायरल वाला तो बहुत फेमस, HIV एड्स, हेपेटाइटिस बी, ये सारे। आपका बैक्टीरिया वाला सिफिलिस, गोनोरिया, क्लेमाइडियाटिस,
तो आपको कई सारे आंसर्स तो दिए ही हुए हैं। देखिए बैक्टीरियल इन्फेक्शन में सिफिलिस, क्लेमाइडियासिस, वायरल इन्फेक्शन एड्स एंड हेपेटाइटिस, मेनली हेपेटाइटिस बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय गार्बेज? गार्बेज किसे कहेंगे? कूड़ा किसे कहेंगे? लिस्ट 2 क्लासेस इनटू विच गार्बेज इज क्लासिफाइड। तो आपकी जरूरत की जो चीजें बिल्कुल जरूरत में नहीं यूज की जा सकती हैं, चाहे वो हाउस होल्ड प्रोडक्ट हो, चाहे वो किसी कंपनी में किसी इंडस्ट्री में बन रहे हो, वो बिल्कुल यूजलेस चीजें, उन्हें आप गार्बेज बोलते हो। इनको 2 क्लासेस में क्लासिफाई करना है। तो गार्बेज आपके 2 बड़े मेजर क्लासेस में अगर क्लासिफाई करना मेन वाला, तो 2 क्लास है। पहली है बायोडिग्रेडेबल गार्बेज और बायो नॉन डिग्रेडेबल गार्बेज। आइए देखते हैं सॉल्यूशन एक बार। इन्होंने कहा व्हाट इज गार्बेज? लिस्ट 2 क्लास इनटू विच गार्बेज इज क्लासिफाइड। So here is the answer. Coulard's disposal cups made of clay and disposable paper cups both are, अच्छा ये क्वेश्चन है गाइज, ये है सॉल्यूशन। The household waste or rubbish products in our day to day life is called garbage. For example, day to day life is called garbage. आप यहाँ ऐड कर सकते हैं or from industries and hospitals also and hospitals। अब देखिए डेफिनेशन क्या हो जाती है और सुंदर हो गई। द हाउस होल्ड वेस्टेज और रबिश प्रोडक्ट और प्रोड्यूस्ड इन आवर डे टू डे लाइफ इज कॉल्ड गार्बेज। आप इसको और अच्छा कर सकते हैं, द हाउस होल्ड वेस्टेज और रबिश प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड इन आवर डे टू डे लाइफ and in industries and hospitals are known as garbages. For example, spoiled food, vegetable peels, leaves, wood, grass, paper, plastic, etc. Garbage is classified into following 2 categories: biodegradable and non-biodegradable. Biodegradable के examples में इन्होंने दिया vegetable peel, leaf and paper, और जो degrade नहीं होते हैं उनको हम metal, plastics, glass, ये सारी चीजें। नेक्स्ट है आपका एक और क्वेश्चन यहां पर था कि अगर आपको 11th में ए और बी आप अटेम्प्ट करो या आप ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, तो पहले ये वाला देख लेते हैं, बी वाला। व्हाट डू वी एक्चुअली मीन व्हेन वी से दैट द एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शन? इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा मतलब ये हुआ कि अगर एक एंजाइम का फंक्शन एक है तो वो वही फंक्शन परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल से समझ में आएगा, जैसे जितने भी प्रोटीएज एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए स्पेशलाइज्ड हैं, वो कभी भी लिपिड या कार्ब को डाइजेस्ट नहीं करते। लेकिन जितने एमाइलेज एंजाइम हैं वो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करते हैं, किसी और एंजाइम की मदद से आप प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, किसी और एंजाइम की मदद से आप लाइपेज को डाइजेस्ट करते हैं। एक एंजाइम अपने काम के लिए बहुत स्पेसिफिक होता है और एक एंजाइम हमेशा वही काम करता है जिसके लिए वो स्पेशलाइज्ड है। ऐसा क्यों? क्योंकि हर एंजाइम के पास एक सबस्ट्रेट से बाइंड होने की स्पेसिफिक साइट होती है। फॉर एग्जांपल, इसे लॉक एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम में समझाया गया था। फॉर एग्जांपल, अगर ये एंजाइम ऐसा है और एक एंजाइम ऐसा है, तो ये ऐसे सबस्ट्रेट से बाइंड होगा जिसका शेप यहां फिट हो जाए, या ऐसे सबस्ट्रेट से बाइंड होगा जो यहां फिट हो जाए। एंजाइम्स बिल्कुल लॉक एंड की हाइपोथेसिस को फॉलो करते हैं। एक ताला एक चाबी से खुलता है, उस चाबी के लिए स्पेसिफिक होता है। सिमिलरली एक एंजाइम अपने प्रोडक्ट या अपने सबस्ट्रेट के लिए बहुत स्पेसिफिक होती है और उस सबस्ट्रेट से बाइंड होकर क्या प्रोडक्ट बनाएगी ये भी कंफर्म होता है। जैसे अगर कोई प्रोटीज एंजाइम है तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा और बनाएगा पेप्टाइड, पेप्टोन्स या अल्टीमेटली अमाइनो एसिड्स। ओके, तो ये है आपका एंजाइम्स स्पेसिफिक इन देयर एक्शन का सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11th में साफ दिया हुआ है कि आप ए और बी वाला करो या तो आप ये फ्रैक्शन करो। तो क्या है? Coullard disposable cups made of clay and disposable paper cups both are used as an alternative for disposable plastic cups. Which one of these two can be considered as a better alternative to plastic cups and why? ये कह रहे हैं मिट्टी से बनाए हुए कुल्हड़ और पेपर से बनाए हुए पेपर कप, ये दोनों ही प्लास्टिक वाले कप से ज्यादा इको फ्रेंडली हैं, लेकिन कुल्हड़ वाले कप और पेपर वाले कप में से कौन और ज्यादा इको फ्रेंडली है? तो आपको पता है अगर आप पेपर्स की कोई भी चीज बना रहे हो, कॉपी, बुक या कप, एनीथिंग मेड अप ऑफ पेपर, उसके चक्कर में आपको बहुत सारे पेड़ काटने होंगे। पेड़ों से ही पेपर बनेगा, अब पेड़ से फाइबर्स आएंगे, फाइबर से पेपर बनेगा, तो आपको पेड़ों का तो लॉस करना पड़ रहा है ना, तो इको फ्रेंडली ये बात कम हुई। लेकिन अगर मिट्टी से अगर आप कुल्हड़ बना रहे हो तो मिट्टी से कुल्हड़ बनाया, कुल्हड़ यूज हुआ, फिर से मिट्टी में ही मिल जानी है, तो कोई लॉस नहीं हो रहा है, इको फ्रेंडली ज्यादा है। देखते हैं इन्होंने क्या एक्सप्लेनेशन दिया है।
Use of plastic cups raised the concern towards hygiene, thus they were replaced by disposable plastic cups. Obviously, plastic cups are non-biodegradable and harm the environment friendly. They were thus replaced by kulhards. Making kulhard made up of clay on a large scale results in the loss of top fertile soil. Also, now disposable paper cups are used because the paper can be recycled, it is biodegradable and is eco-friendly material which does not cause environmental pollution. तो दोनों के ही pros and cons आपको explain किए गए हैं, जैसे कि अगर आप मिट्टी से बनाएंगे कुल्हड़ तो मिट्टी की फर्टाइल लेयर आप डैमेज कर सकते हैं, और अगर आप पेपर से बना रहे हो कप तो आप पेपर को रिसाइकल भी कर सकते हो। हाँ, ये बात है कि पेपर से कप बनाने में पेड़ कट रहे हैं तो ये इको फ्रेंडली, प्रॉस एंड कॉन्स दोनों हुआ। पहला, इसका फायदा क्या है कि आप इसे रिसाइकल कर सकते हो, नुकसान क्या है, पेड़ कटने हैं उसके चक्कर में। और अगर मिट्टी से आप कुल्हड़ बना रहे हैं तो फायदा और नुकसान किस प्रकार, आपकी मिट्टी यूज कर रहे हो, मिट्टी दोबारा से मिट्टी में मिल जा रही है तो आपको कुछ कम मिनरल, कुछ कम न्यूट्रिएंट के साथ मिट्टी वापस मिल रही है। और उससे नुकसान क्या हो रहा है, अगर आप सॉइल की अपर मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल उठा करके कुल्हड़ बना रहे हो तो आपकी फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल डैमेज हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है, इन द गिवन डायग्राम नेम द पार्ट लेबल्ड ए बी सी while the function of A and C। कह रहे हैं आपको A B C दिया हुआ, उसके पार्ट्स का आपको फंक्शन बताना है, और पहले पार्ट की नेमिंग करिए, उसके बाद आप पार्ट का फंक्शन बताइए। ठीक है, A वाला ये रहा पार्ट, B वाला ये रहा, ये देखिए ये B है आपका, ठीक है, और ये रहा C। आप अच्छे से जानते हैं कि अगर कभी रिफ्लेक्स एक्शन आप बनाते हो, अगर ये आपका बॉडी ऑर्गन है, ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है, ये बॉडी ऑर्गन है, तो बॉडी ऑर्गन से जो मैसेज को लेकर जाएगा वो सेंसरी न्यूरॉन होगा। जो मैसेज को स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ट्रेवल करवा करके मोटर न्यूरॉन से जोड़ेगा, इस न्यूरॉन को आप कहते हो इंटर न्यूरॉन या एसोसिएशन न्यूरॉन। और जो स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज को ला करके बॉडी ऑर्गन को देता है उसे आप कहते हो मोटर न्यूरॉन। तो जो बॉडी ऑर्गन से मैसेज को स्पाइनल कॉर्ड को देगा सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन से मैसेज को स्पाइनल कॉर्ड रिसीव करेगी, और स्पाइनल कॉर्ड में मैसेज को जो ट्रेवल करवाएगा दैट वन इज इंटर न्यूरॉन और एसोसिएशन न्यूरॉन। उसके बाद जो मैसेज को रिसीव करेगा और बॉडी ऑर्गन को एक्शन क्या करना है उसका मैसेज भेजेगा, उसे आप कहोगे मोटर न्यूरॉन। यही है ए बी और सी। ए वाला है सेंसरी न्यूरॉन, बी वाला है इंटर न्यूरॉन और एसोसिएशन न्यूरॉन, और सी वाला है आपका मोटर न्यूरॉन। देख लीजिए, ये जो मैसेज लेके जा रहा है दैट वन इज सेंसरी न्यूरॉन, जो मैसेज को स्पाइनल कॉर्ड में ट्रेवल करवा दैट वन इज इंटर न्यूरॉन और एसोसिएशन न्यूरॉन, जो मैसेज को स्पाइनल कॉर्ड से लाके बॉडी ऑर्गन को दे रहा है C1 इज योर मोटर न्यूरॉन। देख लीजिए सॉल्यूशन, कह रहा है A इज सेंसरी न्यूरॉन, B इज रिले न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन और एसोसिएशन न्यूरॉन, एंड द C1 इज इफेक्टर न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन। नेक्स्ट है आपका द फंक्शन ऑफ A एंड C। आपको A और C का फंक्शन बताना है। तो A क्योंकि सेंसरी न्यूरॉन है तो सेंसरी न्यूरॉन का फंक्शन होता है मैसेजेस को बॉडी ऑर्गन से रिसीव करना, उसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को देना। और मोटर न्यूरॉन का क्या काम होता है, मैसेजेस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिसीव करके बॉडी ऑर्गन्स को देना। ओके, Mendel in one of his experiments with a pea plant crossed a variety of pea plant having round seed with one having wrinkled seed. State Mendel's observation giving reason of F1 and F2 progeny of this cross. Also list any two contrasting characters other than round seed of pea plant that Mendel used in his experiments. देखो बच्चों, इन्होंने एक कैरेक्टर लिया सीड शेप, यहां पर क्वेश्चन में इन्होंने एक कैरेक्टर लेकर के क्रॉस कराया है। ठीक है, तो जब भी कभी एक कैरेक्टर लेके क्रॉस कराया जाता तो उसे हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, दो कैरेक्टर लेके क्रॉस करवाते हैं तो डाइहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। इन्होंने एक ही कैरेक्टर लिया, इन्होंने कहा एक बार राउंड सीड है और एक तरफ रिंकल्ड सीड है, इनकी क्रॉस कराइए, F1 और F2 बनाकर दिखाइए। तो बस आपको आती है आपकी मोनोहाइब्रिड क्रॉस, आप वही करवा दीजिए। देखिए आपका राउंड सीड वाले प्लांट और रिंकल सीड वाले प्लांट में पहले हम गेमीट बनाएंगे। आप इसको पेरेंटल जनरेशन मान लो, पी जेन से लिखते हैं, पेरेंटल जनरेशन पी जेन। अब इनके गेमीट बनाइए, इनका गेमीट एक ही बनेगा 2 to the power n, और n की वैल्यू यहां 0 है। n क्या होता था, एक बार फिर से रिवाइज करिए, 2 to the power n, और यहां पर 2 to the power 0 आ रहा है, n की वैल्यू 0 आ रही है। इसका क्या मतलब है, n 0 है। कैसे, क्योंकि यहां पे कोई भी हेट्रोजाइगस नहीं है। अगर ऐसा हो तो इसे हेट्रोजाइगस कहते हैं, दोनों अलग अलग तो हेट्रो, दोनों सेम हो आइदर ऐसे और ऐसे तो आप इसे होमो बोलते हो।
तो जब भी कभी n की वैल्यू निकालते हैं तो काउंट करते हैं कितने लोग हेट्रोजाइगस हैं। यहां पर कोई हेट्रोजाइगस नहीं है, होमोजाइगस है। 2 टू द पावर 0 एक गैमीट बनेगा। यहां पर एक गैमीट कैसा दिखेगा, ऐसा। सिमिलरली यहां पर भी 2 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 एक गैमीट बनेगा, वो दिखेगा ऐसा। गैमीट बन गए तो आप क्रॉस करवाओ, क्रॉस करवाएंगे तो प्लांट बनेगा ऐसा, R इंटू R। ये है आपकी F1, ये है आपकी F1 जनरेशन। इन्होंने क्वेश्चन में क्या क्या निकालना है मैं बोला, इन्होंने कहा मेंडल के एक्सपेरिमेंट के अनुसार पी प्लांट का क्रॉस कराना है, जिसमें राउंड सीड वाले प्लांट की क्रॉस करानी है आपको रिंकल सीड वाले के साथ। आपको F1 और F2 में प्रोजनी बताने हैं। तो F1 में आप देख लो सारे के सारे प्रोजनी कैसे आएंगे, सारे के सारे आएंगे राउंड, सारे राउंड, ऑल सीड राउंड आएंगे F1 में। और F2 कैसे निकालते थे हम लोग मोनोहाइब्रिड में, F1 की क्रॉस F1 से कराते थे। मतलब करना क्या है, R की क्रॉस करानी है आपको R से। तो आपको पता है चेकर बोर्ड आप बनाएंगे और आपको टोटल 4 प्लांट मिलने वाले हैं, एक ऐसा, एक ऐसा, एक फिर से ऐसा और एक ऐसा। 1:2:1, ठीक है। एक पौधा आपको मिल रहा है प्योर राउंड, 2 पौधे मिल रहे हैं आपको हाइब्रिड राउंड और एक पौधा मिल रहा है आपको प्योर डॉर्फ। बस हो गया आपका पहला क्वेश्चन डिस्कस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपको साथ साथ में कोई और कंट्रास्टिंग कैरेक्टर बताना अदर देन सीड से। बहुत सारे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हैं। सीड शेप में राउंड और रिंकल इन्होंने खुद बता दिया, हाइट में टॉल और डॉर्फ, पॉड कलर में येलो एंड ग्रीन, सीड कलर में येलो एंड ग्रीन, और आपके फ्लावर की पोजीशन में एक्सियल और टर्मिनल, और आपका फ्लावर के कलर में भी था आपका वॉलेट एंड व्हाइट। तो बहुत सारे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं, आप कोई भी लिख देना एक। फिर कह रहा है अगला क्वेश्चन, अच्छा हो गया ये क्वेश्चन हो गया आपका। इन फर्स्ट जनरेशन ऑल प्लांट विथ राउंड सीड, देखो ऑल राउंड, और आपका सेकेंड जनरेशन में सारे तरह के आपके प्लांट्स आएंगे। ये देखिए, द प्रोसेस ऑफ स्पोर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14th। द प्रोसेस ऑफ स्पोर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन मेनी सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, नेम द ऑर्गेनिज्म यूजिंग दिस प्रोसेस टू रिप्रोड्यूस। कह रहे हैं बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो उस दौरान स्पोर बनाते हैं। देखिए इसमें आप कोई भी फंगस का एग्जांपल लिख सकते हो, सारे फंगस स्पोर बनाने में बहुत माहिर होते हैं। राइजोपस लिख दो, म्यूकर लिख दो, ईस्ट लिख दो, सब बनाते हैं आपके स्पोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिप्रोडक्टिव एंड, इसमें आप फंगस में कोई भी एग्जांपल दे दीजिए, फंजाई कोई भी। देखो सॉल्यूशन में क्या दिया है, राइजोपस दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, रिप्रोडक्टिव एंड नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ सच ऑर्गेनिज्म, लिस्ट टू बेनिफिट टू एन ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर। कह रहे हैं ऐसे जानवर, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो स्पोर्स बनाते हैं, उनके रिप्रोडक्टिव एंड नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को क्या कहते हैं। तो आपका इनका जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है बच्चों, उसको हम लोग कहते हैं स्पोरेंजिया। स्पोर बनाएंगे ना यहां से तो स्पोरेंजिया। और आपका सॉरी ये नॉन रिप्रोडक्टिव हो गया आपका। तो इन्होंने कहा रिप्रोडक्टिव वाले पार्ट को कहेंगे स्पोरेंजिया, जहां स्पोर बनते हैं। और नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट को आप हाइफा कहते थे ना, नेटवर्क हाइफा, ऐसे ऐसे करके हाइफा होते हैं ना फंजाई के, और यहां से निकलता है आपका स्पोरेंजियोफोर, फिर स्पोर चैम्बर, और यहां बनते हैं स्पोर्स। तो ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है, नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट है। नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट इज नोन एज हाइफा या हाइफी, और रिप्रोडक्टिव पार्ट इज नोन एज स्पोरेंजिया, जहां स्पोर्स बनते हैं। नेक्स्ट कोई और क्वेश्चन है? नहीं, 2 थे, दोनों हो गए। पहला ये कह रहे हैं ऐसा ऑर्गेनिज्म बताओ जो स्पोर बना करके रिप्रोडक्शन करता है, सारे फंजाई। अगला कह रहे इन लोगों की नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या कहते हैं, तो हाइफा या हाइफी, और रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या कहते हैं, स्पोरेंजिया। लिस्ट 2 बेनिफिट्स टू एन ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूसेस थ्रू स्पोर्स। स्पोर से रिप्रोडक्शन करने के क्या फायदे हैं? देखिए, जब भी कभी कोई आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा हो, चाहे वो स्पोर बना के करे, चाहे फ्रेगमेंटेशन करे, चाहे बडिंग करे, चाहे आपका लेयरिंग हो, कटिंग हो, ग्राफ्टिंग हो, ये सारे के सारे असेक्सुअल काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन हमेशा अनफेवरेबल कंडीशन को अवॉइड करके अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने में कैपेबल होने के कारण होता है। मतलब आप इसका आंसर लिखिए, कभी भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फायदे पूछे जाएं तो फायदा है अनफेवरेबल कंडीशन में भी अपनी जनरेशन की कंटिन्यूटी को बनाए रखने में मदद करता है आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो सेम आंसर विल
applied in spore formation also, because the spore formation is a kind of mechanism used under asexual kind of reproduction. The next question is, in each of the following situation what happens to the rate of photosynthesis? इन सारे दिनों में क्या क्या चेंजेस आएंगे फोटोसिंथेसिस के रेट में, ठीक है। अब कह रहा क्लाउडी डे है, सन नहीं निकला, ठीक है, तो थोड़ा सा रेट पे तो असर पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस में सीधा सीधा फर्क पड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन पर, पानी कितना मिल रहा है आपको, सूरज की रोशनी मिल रही कि नहीं, H लिखा हुआ है, H इज फोटोन एनर्जी जो सूरज से मिलती है, और क्लोरोफिल ए की अवेलेबिलिटी, इसी पर तो ग्लूकोज की सिंथेसिस निर्भर करती है, और साथ में O2 गैस बन करके बाहर निकलती है, एक्सक्रीट होती है, जिससे बाकी के एरोबिक जानवर जिंदा रहते हैं। फिलहाल हमें रिएक्टेंट पे ध्यान देना है। CO2 बहुत जरूरी है, वाटर बहुत जरूरी है, फोटोन एनर्जी सनलाइट बहुत जरूरी है, क्लोरोफिल ए बहुत जरूरी है। तो यहां पर सनलाइट कम हो रही है, क्लाउडी डे है, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑब्वियसली विल डिक्रीज। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नो रेनफॉल इन द एरिया। अब देखिए डिपेंड करता है कि अगर किसी एरिया में रेनफॉल नहीं है बट वहां का ड्रेनिंग सिस्टम बहुत अच्छा है, तो आप उसको कंट्रोल कर लोगे, ये फैक्टर जो आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, तो आपको दोनों बात लिखनी पड़ेगी। अगर किसी एरिया में रेनफॉल कम है, प्रेसिपिटेशन का रेट बहुत कम है, तो वहां पर फोटोसिंथेसिस का रेट भी कम होगा, लेकिन आप उसे काउंटर कर सकते हो। आप कैसे कर सकते हो? आप ड्रेनिंग सिस्टम अच्छा करके वाटर की अवेलेबिलिटी अच्छी कर दो तो फोटोसिंथेसिस बेटर हो जाएगी, ठीक है। तो आपको दोनों पॉइंट्स लिखने होंगे। नेक्स्ट वन इज गुड मॉर्निंग, गुड मैन्योरिंग इन द एरिया। मैन्योरिंग आपने अच्छी की है, अब आप मैन्योरिंग जितना अच्छा करोगे फोटोसिंथेसिस उतनी अच्छी हो जाएगी। ऑब्वियसली जितने अच्छे से अपनी फील्ड प्रिपेयर करोगे, जितना अच्छा आपके सॉइल की क्वालिटी होगी, जितना ज्यादा आप मिनरल इनरिच करते रहोगे, जितना बढ़िया आपका ड्रेनिंग सिस्टम होगा, ये सारी चीजें फोटोसिंथेसिस के रेट को बढ़ाएंगी ऑब्वियसली। तो मैन्योरिंग से फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोमेटा गेट ब्लॉक ड्यू टू डस्ट। अब डस्ट पढ़ के स्टोमेटा बंद हो गया। अब बताओ अगर स्टोमेटा बंद हो गए तो पेड़ CO2 को किस दरवाजे से अंदर बुलाएगा? स्टोमेटा तो वो दरवाजे है ना जिनसे CO2 अंदर जाती है, वो दरवाजा आपने बंद कर दिया तो CO2 अंदर नहीं जाएगी, तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो CO2 अगर नहीं गई अंदर तो कम हो जाएगा। यहां डिक्रीज है, यहां डिक्रीज है, यहां डिक्रीज है, यहां इंक्रीज है। तो अगर आप डायरेक्ट आंसर देना है बट विथ एक्सप्लेनेशन ऑल्सो, तो डायरेक्ट आंसर कुछ इस तरह है और आप एक्सप्लेनेशन के साथ लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन बाय गिविंग वन एग्जाम्पल ऑफ ईच। यूनिसेक्सुअल फ्लावर देना है आपको एग्जाम्पल, और बाइसेक्सुअल फ्लावर का एग्जाम्पल देना है, ठीक है। वन एग्जाम्पल, केवल एक देना है। अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर देखिए बच्चों, आपका इससे पहले जो PYQ डिस्कस हुआ बायो का, उसमें ये वाला क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा गया, वाटरमेलन फ्लावर का एग्जाम्पल देके। देखिए जितने भी पंपकिन फैमिली के लोग हैं, इस फैमिली को कुकुरबिटेसी कहते हैं, इस फैमिली के जितने भी फ्लावर हैं सब यूनिसेक्सुअल होते हैं, चाहे पंपकिन हो, वाटरमेलन हो, मस्क मेलन हो, आपके जितने भी इस फैमिली के मेंबर हैं, कुकुम्बर हो गया, आपका बिटर गार्ड हो गया, आपका बॉटल गार्ड हो गया, इन सब के फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल होते हैं। आप इसमें कोई भी उस फैमिली का मेंबर लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल पंपकिन, वाटरमेलन, मस्क मेलन, बॉटल गार्ड, बिटर गार्ड, एनी गार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइसेक्सुअल फ्लावर। ऑब्वियसली जितने भी आपने घर में देखे, हिबिस्कस तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा, हिबिस्कस तो आपको बहुत अच्छे से याद है, वाटरमेलन और मस्क मेलन ये सब यहां आएंगे। आपका हिबिस्कस इसमें आता है, हिबिस्कस के फ्लावर में आपने देखा ही है, एक ऐसे पेटेंकल आती है, इसमें बहुत सारे एंड्रोशियम्स लगे होते हैं और लास्ट में गाइनीशियम भी लगी होती है, तो ये बाइसेक्सुअल हुआ। ऐसा फूल जिसमें आपको दोनों ही चीजें मिलती हैं फ्लावर में, एंड्रोशियम और गाइनीशियम, ऐसे फूलों को हम लोग बाइसेक्सुअल कहते हैं। अगर किसी फ्लावर में केवल मेल पार्ट है या केवल फीमेल पार्ट है तो उसे आप यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। नेम द लेबल पार्ट A, B, C and D इन द गिवन डायग्राम। आपको ये डायग्राम इन्होंने दिया है, इसमें आपको A, B, C, D दिया है, उसको आपको नाम लिखना है। A साफ साफ पता चल रहा है आपको, A आपको साफ पता चल रहा है कि पॉलन ग्रेन है, ठीक है। बी आपको स्टिग्मा दिख रहा है फिलहाल, तो बी तो ऊपर वाला पार्ट है तो बी आपका स्टिग्मा हो गया। सी वाले पे आते हैं आप, सी वाला पॉलन ट्यूब को दिखा रहा है, सी वाला पॉलन ट्यूब को दिखा रहा है, और डी वाला जो है आपका ये दिखा रहा है एग सेल को, एग सेल को दिखा रहा है, या आप इसे फीमेल गेमीट कह सकते हैं। ये डायग्राम है जो पढ़ाया गया था आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जिसे आपने डबल फर्टिलाइजेशन भी बोला था। इसमें आपकी ओवरी का ये वाला पार्ट स्टिग्मा होता है, ये स्टाइल होता है, ये ओवरी होता है। इन्होंने इसमें से स्टिग्मा को पूछा है, और ऊपर जो गोल गोल रखे हैं वो पॉलन ग्रेन है, जो पॉलन ग्रेन के जर्मिनेशन से बनी पॉलन ट्यूब कहलाती है। नीचे यहाँ पर एग सेल है जो आपके मेल गेमिट का वेट कर रहा है। हो गया।
नेक्स्ट आइए, पॉलिनेशन में ऑकर विदाउट फर्टिलाइजेशन बट फर्टिलाइजेशन विल नॉट टेक्स प्लेस विदाउट पॉलिनेशन. ओके, गिव रीजन टू जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट. बहुत ही ऑब्वियस सी स्टेटमेंट दी इन्होंने कहा कि पॉलिनेशन जो है ये बिना फर्टिलाइजेशन के भी हो सकता. मतलब फॉर एग्जांपल मानो एक फूल से पॉलन ग्रेन उड़ा और उड़कर जाके दूसरे फूल के फीमेल पार्ट पे पहुंचा, तो जरूरी तो है नहीं कि फीमेल पार्ट उसको एक्सेप्ट कर ले, या जरूरी नहीं है कि सेम स्पीशीज के फूल का पॉलन गिरा है. फॉर एग्जांपल गुलाब के फूल की स्टिग्मा पर अगर गुड़हल के फूल का आकर पॉलन गिरे तो उसे रिजेक्ट कर देगी ना. तो पॉलिनेशन होगा तो जरूरी नहीं कि फर्टिलाइजेशन हो, लेकिन फर्टिलाइजेशन तो तभी होगा ना जब पॉलिनेशन हो. देखिए कैसे, देखिए कैसे, जब पॉलन ग्रेन आकर किसी के स्टिग्मा पर गिरा और स्टिग्मा ने उसे रिसीव कर लिया तब ना पॉलन ट्यूब बनेगी, और जब पॉलन ट्यूब बनेगी तो मेल गेमीट एग सेल तक पहुंचेंगे, और जब मेल गेमीट एग सेल को मिलेगा तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा. तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि सारे के सारे पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन को लीड नहीं करते, क्योंकि पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन में तब कन्वर्ट होगा जब सेम स्पीशीज के फ्लावर ने अपना मेल गेमीट आपके फ्लावर के स्टिग्मा या फीमेल गेमीट तक भेजा हो. ठीक है, नेक्स्ट आपका तो सॉल्यूशन वाला पार्ट हो गया. देखिए ये पॉलिनेशन वाली बात कैसे एक्सप्लेन किया है. पॉलिनेशन में ऑकर विदाउट फर्टिलाइजेशन बट फर्टिलाइजेशन विल नॉट टेक्स प्लेस विदाउट पॉलिनेशन बिकॉज pollination does not depend on fertilization, but fertilization cannot take place without pollination because for fertilization to occur it requires both male and female gamete. और pollination की मदद से ही तो male gamete पहुंचते हैं female gamete के पास. नेक्स्ट क्वेश्चन है और है distinguish between hormonal coordination in plant and animal, which part of the brain is responsible for these kind of functions. तो अभी देखते हैं पहला, आपको अंतर बताना है हार्मोनल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन में, बिटवीन प्लांट्स एनिमल में और प्लांट में. मतलब दोनों ही हार्मोन बनाते हैं और दोनों में अलग अलग तरीके से हार्मोनल कंट्रोल होता है. जैसे अपनी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी ने बनाया, वो ब्लड की मदद से पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हुआ. प्लांट में ब्लड का ट्रांसफ्यूजन तो है नहीं, सर्कुलेटिंग फ्लूइड तो है नहीं, तो प्लांट में ऑस्मोसिस से डिफ्यूजन से केमिकल कंट्रोल होता है. देखिए आइए डिस्कस करते हैं. हार्मोनल कंट्रोल इन प्लांट बाय सिंपल डिफ्यूजन. मैंने बोला ना इनमें डिफ्यूज हो के हार्मोन अलग अलग बॉडी पार्ट पे पहुंचते हैं, लेकिन हमारे पास ब्लड है तो ब्लड की मदद से हमारे हार्मोन पूरी बॉडी में फैलते हैं. यहां लिखा है ट्रांसपोर्टेड थ्रू ब्लड टू द टारगेट ऑर्गन. अगला, नो स्पेशलाइज्ड ग्लैंड इन्वॉल्व. आपको कभी भी मैंने प्लांट हार्मोन बताते टाइम ये नहीं बताया कि ऑक्सिन इस ग्लैंड से निकलता है, साइटोकाइनिन उस ग्लैंड से नहीं. प्लांट में ग्लैंड्स बनी ही नहीं है, ग्लैंड एनिमल में होती है, तो एनिमल में इंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन निकलते हैं और प्लांट में कोई भी ग्लैंड स्पेशलाइज नहीं है. अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको इन सारे पार्ट का विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बताना है कि इंटेलिजेंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है. आपका सेरिब्रम, ब्रेन ऑफ द ब्रेन. राइडिंग अ बाइसिकल, बैलेंस की बात हो रही है. बैलेंस की बात जब जब होगी तो हम सेरिबेलम को देंगे पूरा का पूरा जिम्मेदारी. वॉमिटिंग कंट्रोल आप याद करिए कहां पर था, मेडुला के पास. मेडुला क्या क्या कंट्रोल करती है, वॉमिटिंग, स्नीजिंग, कफिंग, लाफिंग, ये सारी चीजें. कंट्रोलिंग हंगर, हंगर आपका हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस क्या क्या कंट्रोल करता है, हंगर, थर्स्ट, टेम्परेचर का रेगुलेशन, ये सारी चीजें. नेक्स्ट है, ये क्या है भाई, एक और क्वेश्चन है यहां पर. हाउ इज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरी. ब्रेन के ऊपर 3 मेनिंजेस पाई जाएंगी, ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड मैटर एंड पाया मैटर. और स्पाइनल कॉर्ड तो खुद अपने आप में वर्टिब्रल कॉलम से प्रोटेक्टेड है. तो ब्रेन के पास तो कई सारे हथियार हैं, जैसे ब्रेन के ऊपर पहले मेनिंजेस पाई जा रही हैं और फिर क्रेनियम हड्डी पाई जा रही है. तो ब्रेन को ये 2 चीजें प्रोटेक्ट करती हैं, ब्रेन के ऊपर पाई जाने वाली मेनिंजेस और ब्रेन के ऊपर पाया जाने वाला ये बोनी क्रेनियम, जिनसे आपकी ब्रेन को प्रोटेक्शन मिलता है. और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर वर्टिब्रल कॉलम है तो स्पाइनल कॉर्ड को वर्टिब्रल कॉलम से प्रोटेक्शन मिलता है. देखिए ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय बोनी बॉक्स, स्कल और क्रेनियम, और आपका स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय बैकबोन और वर्टिब्रल कॉलम. देयर इज नो नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दिस इज डन फॉर टुडे गाइस. ये हो गया आपका एक और पीवाईक्यू आपका कंप्लीटली डिस्कस हो गया. अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पीवाईक्यू में. थैंक यू. हेलो बच्चों, तो जैसा कि आपको पता है कि एग्ज़ाम आपके आने वाले हैं, तो ये साइंस का सैम्पल पेपर होगा आपके लिए, जिसमें साइंस में 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी. सेक्शन ए बायो का होता है, सेक्शन बी केमिस्ट्री का होता है और सेक्शन सी फिजिक्स का होता है. मैं आपके सामने सेक्शन बी का, जिसमें केमिस्ट्री का पोर्शन आता है, मैं सैम्पल पेपर डिस्कस करने वाला हूँ. देखिए सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 17,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ एन एसिड एंड अ बेस। इसमें कहा जा रहा है, पीएच के बारे में बात की जा रही है। आपको पता है कि किसी भी सोल्यूशन का यदि पीएच वैल्यू ज़्यादा होगा तो वो बेसिक नेचर उसका ज़्यादा होगा, और पीएच वैल्यू जितनी कम होगी उसकी एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा, एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा। अब यहाँ पहला स्टेटमेंट पढ़िए, हायर द पीएच स्ट्रॉन्गर द बेस। मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, पीएच बढ़ेगा तो बेसिक नेचर बढ़ेगा, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट देखिए, हायर द पीएच वीकर द एसिड, हायर द पीएच वीकर द एसिड। इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए, पीएच जितना ज़्यादा होता है बेसिक नेचर उतना क्या होता है, ज़्यादा होता है, और एसिडिक नेचर उतना ही क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पे अगला स्टेटमेंट है, लोअर द पीएच स्ट्रॉन्गर द एसिड। पीएच क्या है, कम है, तो एसिड कैसा होगा, वो स्ट्रांग हो जाएगा। अगला, लोअर द पीएच वीकर द बेस। पीएच जितना कम होगा उतना ही एसिडिक नेचर जो होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, एसिडिक नेचर ज़्यादा और बेसिक नेचर क्या होगा, कम, यानी कि ए और डी ऑप्शन क्या होंगे इसके, सही हो जाएंगे। देखिए ए और डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट और रॉन्ग। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा स्टेटमेंट इसमें रॉन्ग है। ध्यान से देखिएगा, कहा जा रहा है इथेन डिकलराइज ब्रोमीन वाटर वेयर एज इथाइन डज नॉट। इथेन जो होता है वो ब्रोमीन वाटर को डिकलराइज कर देगा। अब इथेन जो होता है हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसलिए ये ब्रोमीन वाटर को डिकलराइज नहीं करेगा। वेयर एज इथाइन डज नॉट, इथाइन करता है, इथेन नहीं करता है, यानी कि स्टेटमेंट गलत दिया है ऊपर वाला। स्टेटमेंट भी पढ़ते हैं, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड अल्कोहल इज यूज्ड इन रेडिएटर ऑफ व्हीकल इन कोल्ड कंट्रीज। कोल्ड कंट्रीज में क्या होता है बच्चा, वाटर के साथ हम लोग इथाइलिन ग्लाइकॉल का यूज करते हैं, जिससे क्या होता है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है, और फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है, इसलिए स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया। यानी कि स्टेटमेंट ए फॉल्स है, स्टेटमेंट बी जो है वो ट्रू है। स्टेटमेंट बी इज ट्रू एंड स्टेटमेंट ए इज फॉल्स, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, द मेटल विच मेल्ट्स व्हेन केप्ट ऑन द पाम इज। जब हम लोग ऐसे मेटल का नाम बताना है, इसको हम लोग अपने हथेली पे रखें, पाम पे रखें, तो वो मेल्ट हो जाए। अब यहाँ पे सोडियम, लिथियम, गैलियम और पोटेशियम यहाँ पे लिखे गए हैं। ये जो गैलियम एलिमेंट होता है बच्चा, दो एलिमेंट ऐसे हैं, सीजियम और गैलियम, इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं ये 28 और 29 होते हैं रिस्पेक्टिवली। और आपको पता है कि जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो गैलियम जो होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना कम होता है कि, और ये ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है, यानी कि आपके पाम का टेम्परेचर इतना होता है, तो ऑब्वियस सी बात है यदि इसका मेल्टिंग पॉइंट इससे कम है तो ये क्या, किस स्टेट में हो जाएगा, द मेटल विच मेल्ट, ये क्या हो जाएगा, गैलियम मेल्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, मैच द फॉलोइंग विथ करेक्ट रिस्पॉन्स। द बॉन्ड विच होल्ड कटायन एंड एनायन, कटायन एनायन को कौन सा बॉन्ड होल्ड करता है, तो यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड, द बॉन्ड विच होल्ड कटायन, तो फर्स्ट का ए हो जाएगा आपका। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन को आप कैटिनेशन बोलते हैं, यानी कि सेकंड का सी हो जाएगा। डी नेचर्ड एल्कोहल क्या होता है, जैसे एल्कोहल C2H5OH का जब इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं तो होता क्या है, यही एल्कोहल आपके ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए भी यूज होता है। तो आपका जो एल्कोहल फैक्ट्री के लिए या फिर इंडस्ट्री प्रोसेस के जा रहा है उसका मिसयूज ना हो, लोग उसको ड्रिंक करना ना शुरू कर दें, इसीलिए उस एल्कोहल को डी नेचर करते हैं। और डी नेचर करने के लिए आपके इथाइल अल्कोहल में आप पिरिडीन या मिथेनॉल को ऐड करा देते हैं। बेंजीन भी कहीं कहीं यूज किया जाता है। इसको यूज करने से, और डाई भी यूज कर देते हैं। डाई किस लिए, ताकि देखते ही पता चल जाए कि इथाइल अल्कोहल आपका डी नेचर किया गया है, उसका कलर चेंज हो जाता है। इसलिए डी नेचर अल्कोहल में आप पिरिडीन को लगाएंगे। और सिंथेटिक डिटर्जेंट जो होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। हालांकि अभी जो इस समय डिटर्जेंट मार्केट में आ रहे हैं इस समय मॉडर्न ज़माने में, वो डिटर्जेंट जो होते हैं बायोडिग्रेडेबल। अब ये बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए आपका डिटर्जेंट है और बैक्टीरिया उसको क्या डिकम्पोज कर सकें तो हमारा बायोडिग्रेडेबल होगा। यदि बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज नहीं कर पा रहे हैं तो नॉन बायोडिग्रेडेबल होगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। ये देखिए नेक्स्ट है एल्युमिनियम इज यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एल्युमिनियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। अब यहाँ पे कहा जा रहा है, देखिए, गुड थर्मल कंडक्टिविटी, गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, डक्टिलिटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसमें से क्या क्या है आपको पता है
कि गुड थर्मल कंडक्टिविटी होता है, पहला ऑप्शन हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है, इससे हम लोग बर्तन बनाने में उसका क्या यूज़ करेंगे, कोई हाँ होता है लेकिन बर्तन बनाने के लिए उसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगला कह रहा है डक्टिलिटी। डक्टाइल क्या होता है, डक्टाइल का मतलब होता है कि आप उसको थिन शीट में कन्वर्ट कर सके, तो बर्तन बनाने में उसका भी यूज नहीं होगा। हाई मेल्टिंग पॉइंट, जी हाँ ये यानी कि फर्स्ट और फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहा जा रहा है कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड के बारे में कौन से ऑप्शन इसमें सही है। पहला कह रहा है कार्बन कंपाउंड और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल गलत, ये सही नहीं है। अगला कह रहा है और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि जो कार्बन कंपाउंड होते हैं जनरली वो कोवेलेंट नेचर के होते हैं, और कहीं भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है तो उसके पीछे दो रीजन हो सकते हैं, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाए या तो फ्री आयन। फ्री आयन जो होता है वो आयनिक कंपाउंड में देखने को मिलता है, और कार्बन जो होता है वो कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है। हैव स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल, ये भी गलत है। तीसरा स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल, जो कार्बन के कंपाउंड होते हैं वो उनके मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगता है वो वॉन्डरवॉल फोर्स होता है, और जनरली वॉन्डरवॉल फोर्स जो होता है वो वीक फोर्स होता है। लेकिन यहाँ कर स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो ये भी नहीं, हैव वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल, ये भी सही, यानी कि ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 4, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट, जूस ऑफ टैमरिंड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। यहाँ पढ़िए, ब्लू लिटमस को रेड किया जा रहा है, इसका मतलब वो क्या, कोई ना कोई एसिड प्रेजेंट होगा। टैमरिंड यानी कि इमली। इमली आपको पता है कि खट्टा होता है, और इमली में जो एसिड पाया जाता है टैमरिंड में वो पाया जाता है टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड यहाँ पाया जाता है, और जिसकी वजह से अब एसिड है तो ब्लू लिटमस को किसमें कन्वर्ट कर देगा, रेड में। तो बेसिकली ये पूछना चाह रहा है कि टैमरिंड में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो ये लर्निंग हो गया, आपको याद रखना पड़ेगा। मेथेनोइक एसिड जिसको आप फॉर्मिक एसिड बोलते हैं, वो आपको पता है कि चींटी जब काटती है लाल वाली रेड वाली तो उसमें मेथेनोइक एसिड। आपका ऑक्जेलिक एसिड जो होता है इस समय पालक में पाया जाता है। एसिटिक एसिड जो होता है आपके विनेगर में पाया जाता है। खैर ये तो लर्निंग बेस्ड हो गया। आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स सिंबलाइज्ड एज ए एंड बी इज अ मेटल। इनमें से कौन सा, ए और बी में से कौन मेटल है। तो देखिए ए जो होगा एटॉमिक नंबर 11 है, 2 8 1 है, तो आउटर में उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, और जब एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा और ये टेंडेंसी होती है मेटल की, यानी कि ए तो मेटल है। बी है कैल्शियम, बी यदि कैल्शियम क्योंकि 20 एटॉमिक नंबर है, ऐसे ही पता चल रहा है। तो 2 8 8 2 आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख लेंगे, यहाँ पे भी साफ साफ दिख रहा होगा। आउटर में उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, और निकालेगा तो बी पे क्या आएगा +2, यहाँ पे आएगा +1, यानी कि ये बी जो है वो बी एलिमेंट जो है वो मेटल है। क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन निकालने की टेंडेंसी रखता है और प्लस चार्ज कैरी करेगा, इसलिए बोथ ए एंड बी आर मेटल्स हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ चलते हैं। कहा जा रहा है व्हेन अ पीस ऑफ लाइम स्टोन रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl अ गैस X इज प्रोड्यूस। ध्यान से सुनिएगा, लाइम स्टोन का फार्मूला क्या होता है, CaCO3 लाइम स्टोन का फार्मूला होता है। रिएक्शन करवा रहे हैं हम HCl के साथ, एसिड डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है। आगे कहा जा रहा है अ गैस X इज प्रोड्यूस। तो देखिए ये मेटल का कार्बोनेट है और ये एसिड है। मेटल का कार्बोनेट हो या मेटल का बाई कार्बोनेट हो, जब भी वो एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो उस मेटल का सॉल्ट बनाता है, प्लस H2O बनता है और CO2 का फॉर्मेशन होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा, CaCl2 बन जाएगा, प्लस यहाँ पे H2O बन जाएगा, और प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी। तो कहा जा रहा है व्हेन अ पीस ऑफ लाइम स्टोन रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl अ गैस X इज प्रोड्यूस। गैस कौन सा है, X CO2 है। व्हेन गैस X इज पास थ्रू लाइम वाटर। नाउ इंपॉर्टेंट, लाइम वाटर क्या होता है, तो देखिए CaO को बोलते हैं क्विक लाइम। इसका रिएक्शन वाटर से कराते हैं तो आपका बनता है CaOH का होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं लाइम वाटर। ध्यान से सुनिएगा, लाइम वाटर पास थ्रू लाइम वाटर देन अ वाइट प्रेसिपिटेट Y इज फॉर्म। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में यदि आप CO2 गैस को पास करा देंगे तो यहाँ बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, एंड प्लस यहाँ बन जाएगा H2O। तो कहा जा रहा है कि पासिंग एक्सेस ऑफ द वाइट पीपीटी डिजॉल्विंग फॉर्म अ सॉल्युबल कंपाउंड Z ऑन पासिंग एक्सेस ऑफ गैस G। इसमें यदि एक्सेस में CO2 गैस को पास करा दे रहे हैं आप, तो यहाँ बनता है CaSCO3 का होल ट्वाइस, जिसको बोलते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो ये क्या होता है, ये वाटर इनसॉल्युबल होता है। तो ऑन पासिंग द वाइट पीपीटी डिजॉल्विंग फॉर्म सॉल्युबल कंपाउंड Z, तो ये Z बन गया। तो सारे वाइट पीपीटी Y, ये Y है, ये X है, Y है और ये Z है। तो ये आपसे नाम पूछे जा रहे हैं सबके। देखिए तो X क्या हो जाएगा, X हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, Y क्या हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और Z जो लास्ट में कंपाउंड बन रहा है वो क्या बन जाएगा CaSCO3 का होल ट्वाइस, जिसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये आपका सोल्यूशन यहाँ पे दिया गया है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट कहा जा रहा है व्हाट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच आयरन इज रिएक्टेंट, जिसमें आयरन, अब रिएक्टेंट क्या होता है, तो रिएक्टेंट में किसी कंपाउंड से रिएक्टेंट, सबसे पहले तो आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए। मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज बहुत बड़ी होती है, क्लास 12th में भी पढ़ते हैं बहुत डिटेल में, लेकिन क्लास 10th में आपके एनसीईआरटी में जितने मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज दी है आप केवल उतना ही याद कर लेंगे, आपके क्लास 10th लेवल का काम हो जाएगा। तो होता क्या, जैसे मान लीजिए आप कोई कंपाउंड ले रहे हैं, किसका कंपाउंड लेना है, आयरन का, तो आयरन का एक कंपाउंड ले लीजिए और इसका रिएक्शन करा दीजिए किससे, कॉपर सल्फेट से। अब आपको पता है आयरन जो होता है रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से ऊपर होता है, तो आयरन जाएगा और इस कंपाउंड में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, तो बनेगा क्या, FeSO4 और प्लस बनेगा कॉपर। इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। याद रखिएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दो टाइप के होते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। जब एक मेटल या नॉन मेटल जा करके केवल एक मेटल या नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर दे उसके कंपाउंड से, तो इसको बोलेंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट या सिंपल डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जब म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन होता है तो उस समय डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा होता है। खैर, तो रिएक्टेंट नेम वन मोर एलिमेंट हुज बिहेवियर इज सिमिलर टू दैट ऑफ आयरन इन सच रिएक्शन। आपको कोई एक ऐसा रिएक्शन लिखा देना है जिसमें ऐसा सिमिलर, तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, आपके एनसीईआरटी का एग्जांपल ले रहा हूं मैं, जिंक प्लस H2SO4 गिव्स आउट जिंक सल्फेट और प्लस हाइड्रोजन। यहां भी क्या हुआ है, जिंक जो होता है हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो जिंक गया और हाइड्रोजन को उसके सोल्यूशन से क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। तो वही पूछ रहा है कि नेम वन मोर एलिमेंट, तो जिंक आप लिख सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। वाई विल दिस काइंड ऑफ बिहेवियर नॉट शोन बाय गोल्ड, ऐसा बिहेवियर गोल्ड के द्वारा क्यों नहीं शो होता। इसका मतलब क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि आयरन और जिंक की जगह मान लीजिए मैं गोल्ड को रख दूं, गोल्ड ये भी तो मेटल है, तो ये क्यों नहीं कॉपर सल्फेट से कॉपर को और हाइड्रोजन सल्फेट से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पा रहा है। इसके पीछे का लॉजिक सुनिए। ये गोल्ड होता है ना बच्चा, वो रिएक्टिविटी से सबसे नीचे पाया जाता है, यानी कि गोल्ड जो होता है वो बहुत कम रिएक्टिव होता है, और कम रिएक्टिव होता है आप देख ही सकते हैं। यदि गोल्ड बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता तो घरों में जो लेडीज होती हैं वो ज्वेलरी में क्यों कैसे यूज कर पाती हैं, यदि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता तो। इसका मतलब गोल्ड की रिएक्टिविटी बहुत ही कम होती है, इसलिए ये रिएक्शन जो कि आयरन शो कर रहा है, जिंक शो कर रहा है, गोल्ड शो नहीं कर पाता है। तो आप क्या लिखेंगे, क्यों शो नहीं कर पाता, आप बताएंगे कि रिएक्टिविटी सीरीज में गोल्ड सबसे नीचे पाया जाता है, उसकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, इसलिए इस टाइप के रिएक्शन शो नहीं करते हैं। अगला कह रहा है इसमें आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन द फॉलोइंग, आपको कुछ रिएक्शन दिए जाएं, आपको फाइंड आउट करना है किस टाइप के रिएक्शन। तो यहाँ देखिए जिंक कार्बोनेट प्लस HCl, तो जिंक कार्बोनेट टूट जाएगा Zn2+, मैं लिख के दिखा रहा हूं, ये टूट जाएगा Zn2+, ये टूट जाएगा CO3-2, HCl क्या होता है H+ और Cl-। तो देखिए यहाँ पे म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा है, जिंक +2 गया Cl- के पास, CO3 गया H+ के पास, तो म्यूचुअल एक्सचेंज जब आयन होता है तो उस रिएक्शन का नाम होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ऊपर वाला रिएक्शन जो होगा ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, DDR शॉर्ट फॉर्म। NaBr प्लस Cl2, अब देखिए यहाँ पे सोडियम ब्रोमाइड था, क्लोरीन था, कि हुआ क्या रिएक्शन में, क्लोरीन गया और सोडियम ब्रोमाइड में से ब्रोमीन को अलग कर दिया, मतलब एक नॉन मेटल गया और दूसरे नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर दिया। इसमें भी ऐसे ही कंसेप्ट लगता है, जो नॉन मेटल ज्यादा रिएक्टिव होता है अपने से कम रिएक्टिव नॉन मेटल को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है। तो यहाँ पे भी हुआ है, तो इसके कौन सा रिएक्शन हुआ, ये सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। CuO और यहाँ हीट दिया गया है और Cu प्लस O2, यहाँ पे क्या हुआ, एक कंपाउंड दो या दो से अधिक कंपाउंड में टूट गया है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। इस रिएक्शन को बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये चैप्टर फर्स्ट में आपने पढ़ा होगा टाइप ऑफ रिएक्शन में। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन यदि हीट के प्रेजेंस में होता है, इस पर्टिकुलर रिएक्शन का नाम होता है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट देखिए यहां लिखा गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, या बिल्कुल रिडक्शन रिएक्शन भी बोल सकते हैं इसको। क्यों, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड से यहाँ पे कॉपर बन रहा है तो ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, और ऑक्सीजन का रिमूवल होता है तो उस केस में ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन रिएक्शन होता है, रिडक्शन भी होता है। चलिए नेक्स्ट, Which type of metal can be obtained in the pure form by just heating their oxide in air? Give one example. अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान सुनिएगा। आपने पढ़ा होगा कि मेटल को जब उसके ओर से एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसको तीन पार्ट में बांट देते हैं। ऐसे मेटल जिनकी रिएक्टिविटी बहुत ही कम होती है, सबसे कम, जैसे प्लेटिनम हो गया, आपका मरकरी हो गया, कॉपर हो गया, इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, तो इनको मेटल के ओर से
निकालना, एक्सट्रैक्ट करना क्या दूसरा तरीका होता है। ऐसे मेटल जिनकी रिएक्टिविटी मॉडरेट होती है उनके लिए दूसरा तरीका होता है, और ऐसे मेटल जिनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है जनरली उसके लिए इलेक्ट्रोलिसिस मेथड का यूज करते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है विच टाइप ऑफ मेटल कैन बी ऑब्टेन इन द देयर प्योर फॉर्म बाय जस्ट हीटिंग। जस्ट हीटिंग वर्ड पे गौर फरमाइएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मरकरी ऑक्साइड है, तो मरकरी ऑक्साइड को जस्ट हीट कर देंगे तो यहाँ मरकरी बन जाएगा, ऑक्सीजन बन जाएगा। तो मरकरी जो होता है उसकी रिएक्टिविटी बहुत कम है, और रिएक्टिविटी बहुत कम है यानी कि ऑक्सीजन के साथ वो उतना मजबूत बॉन्ड नहीं बना पाएगा। भाई जिसकी रिएक्टिविटी कम है वो कैसे बॉन्ड बनाएगा मजबूत। और यदि ये ऐसा है तो इसको थोड़ा सा भी हीट दे देंगे ना तो ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा और मरकरी अलग हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि किस टाइप के मेटल ऑप्शन करें, तो बहुत ही कम रिएक्टिव मेटल होते हैं जिसकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, उनको इस मेथड से अलग कर लेते हैं। कंसीडर रिएक्शन गिवन बिलो यूज टू ऑब्टेन मैग्नीज मेटल इन प्योर फॉर्म। अब देखिए यहाँ रिएक्शन लिखा गया है, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज, ये किस टाइप का रिएक्शन है। तो देखिए यहाँ पे एल्युमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, मैग्नीज कम रिएक्टिव मेटल है, तो एल्युमिनियम गया और मैग्नीज को उसके मेटल से निकाल दिया। तो रिएक्शन का क्या नाम हो जाएगा, रिएक्शन का नाम हो जाएगा सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे देखिए प्लस हीट भी लिखा गया, मतलब इस रिएक्शन के दौरान हीट एनर्जी बाहर भी निकल रही है, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो होगा ही होगा, साथ साथ में ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जाम्पल होगा। आगे देखिए व्हाट इज द रोल ऑफ एल्युमिनियम इन दिस रिएक्शन, इसमें एल्युमिनियम का क्या रोल है, तो समझिएगा ध्यान से। यहाँ MnO2 से यहाँ जब मैग्नीज पे गए तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, और जब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है तो उस रिएक्शन का नाम होता है बच्चा रिडक्शन रिएक्शन। और इस रिडक्शन रिएक्शन को करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, एल्युमिनियम। यानी कि एल्युमिनियम ने MnO2 से ऑक्सीजन को निकाला, यानी कि एल्युमिनियम क्या बन गया, रिड्यूस कराने वाला, यानी कि ये बन गया रिड्यूसिंग एजेंट। तो एल्युमिनियम क्या है, इसमें रिड्यूसिंग एजेंट है। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी ये बातें। फिर से बता दे रहा हूँ किस टाइप के मेटल को बस हीटिंग से कर सकते हैं, ऐसे मेटल जिनकी रिएक्टिविटी बहुत ही कम होती है, जैसे प्लेटिनम हो गया, मरकरी हो गया, कॉपर हो गया, इन सब टाइप के मेटल को हीट करके निकाल लेते हैं। अगला देखिए इसमें कहा जा रहा है कि किस टाइप का रिएक्शन है, तो हीट भी बाहर निकल रहा है तो एक्सोथर्मिक भी होगा, और साथ साथ ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होगा। अगला कह रहा है कि एल्युमिनियम का क्या रोल है, तो एल्युमिनियम यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। नेक्स्ट देखिए यही लिखा गया यहाँ पे। अब कहा जा रहा है रीड द फॉलोइंग, आपको नीचे कुछ ये लिखा गया है, कुछ कंपाउंड दिए गए हैं, इसमें बताना है विच ऑफ द कंपाउंड PQRST। देखिए नीचे सबके नाम लिखे गए हैं, PQRSTU आपके सामने 2 2 4 2 6 कंपाउंड दिए गए हैं। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड बिलोंग टू द सेम होमोलॉगस सीरीज। सेम होमोलॉगस सीरीज में बिलोंग करने के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, पहली बात कि सेम होमोलॉगस सीरीज में जो बिलोंग करते हैं वो एक ही फैमिली के होते हैं, मतलब कि उनका फंक्शनल ग्रुप सबका सेम होता है, पहली बात। दूसरी बात, जितने भी कंपाउंड उस होमोलॉगस सीरीज में बिलोंग करेंगे सबकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, डिफरेंट होती है। अब आइए चेक कर लेते हैं, यहाँ पे एल्काइन है, यहाँ भी एल्काइन है, मतलब P और T तो आपके सेम होमोलॉगस सीरीज के हो गए। बाकी यहाँ पे हेलो एल्केन है, यहाँ एल्कोहल है, यहाँ सिंपल एल्केन है, यहाँ पे एल्कीन है। इसका मतलब P और T इसका आंसर हो जाएगा। P और T जो होते हैं वो सेम होमोलॉगस सीरीज में बिलोंग करेंगे। राइट द नेम ऑफ कंपाउंड R, R वाले कंपाउंड का आपको नाम लिख देना है। तो चेक करिए CH3 है, ये CH2 है और OH। बहुत ही आसान क्वेश्चन। OH क्या होता है, अच्छा कह रहा है कि फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट वो भी बताना है, तो इसका नाम होता है इथेनॉल। कैसे इथेनॉल हो जाता है, तो 2 कार्बन होते हैं, 2 कार्बन को बोलते हैं एथ, सारे सिंगल बॉन्ड तो एन, और OH फंक्शनल ग्रुप जो होता है उसका सफिक्स जो होता है वो ऑल होता है, तो इथेनॉल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ कंपाउंड T and U। T and U का आपको IUPAC नाम, तो देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन, तो 2 कार्बन को बोलेंगे एथ, और लास्ट में ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड को बोलते हैं आइन, उसका सफिक्स आइन होता है, तो लास्ट में हो जाएगा इथाइन। और इसका 1 कार्बन 2 कार्बन, तो 2 कार्बन को बोलेंगे एथ, और डबल बॉन्ड है तो इन, यानी कि हो जाएगा एथीन। ये हो जाएगा इन दोनों के IUPAC नेम, यानी कि टी का क्या हो जाएगा इथाइन, यू का क्या हो जाएगा एथीन, ये हो जाएगा इसका IUPAC नेम। करेक्ट। व्हाट आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, विच ऑफ द कंपाउंड PQRSTU आर एग्जांपल ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इनमें से कौन से एग्जांपल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के होगा, तो देखिए हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें केवल और केवल कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। इन हाइड्रोकार्बन्स को ब्रॉडली 2 तरह से क्लासिफाई करते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आता है एल्केन, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आता है एल्कीन और एल्काइन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन को बोलते हैं जहां पे एटलीस्ट एक जगह
कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंस होना ही चाहिए। यानी कि कुछ करना नहीं है, इसमें बस ये चेक कर लीजिए कहाँ एटलीस्ट एक जगह कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा, उसको हम बोल देंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर होगा। आइए चेक कर लेते हैं। पी में ट्रिपल बॉन्ड है, ये अनसैचुरेटेड है, यानी कि पी वाला हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें कहीं डबल बॉन्ड नहीं है, इसमें कहीं डबल बॉन्ड नहीं है, इसमें कहीं, इसमें है, इसमें है, यानी कि PTU इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ चलते हैं। देखिए अब यहाँ पे ये पैरा लिखा गया है और इस पैरा को देख करके आपको कुछ क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। देखिए कहा जा रहा है a series of organic compound having the same functional group with similar or almost identical chemical characteristic in which all the members can be represented by the same general formula and the two conjugative members of the series differ by CH2। ये homologous series की definition बता रहा है आपको। ग्रुप और 14 मास, बिल्कुल सही बात है। इन देयर मॉलिक्यूल फॉर्मूला इज कॉल्ड अ होमोलॉगस सीरीज, मैं वही बोल रहा था आपसे। फॉर एग्जांपल ऑल द मेंबर्स ऑफ द अल्कोहल फैमिली कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द जनरल फार्मूला इतना। देखिए ये अल्कोहल का जनरल फार्मूला है। जहाँ जहाँ जब भी पैरा पढ़ने वाले क्वेश्चन आए बच्चा, आप पैरा में जो जो इंपॉर्टेंट आपको लगे आप वहीं अंडरलाइन करके देख लीजिए। देखिए ये कंपाउंड, ये उसका जनरल फार्मूला, आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। वेयर एन में वी हैव 1 2 3, ठीक है, समझ में आ गया। The physical properties such as density, melting point, boiling point, solubility, etc. of the members of a homologous series show almost regular variation in ascending और descending series। बिल्कुल सही बात है। Write two characteristic of homologous series। किसी भी homologous series की दो characteristic बता दीजिए। तो पहली characteristic क्या आप लिखेंगे कि किसी भी homologous series का functional group जो होता है वो सेम होता है। दूसरा, homologous series के मेंबर की केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम होती है क्योंकि फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी में थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है। आइए यही बात यहाँ पे लिखा भी गया है आपके सामने। व्हाट आर द फोर्थ एंड फिफ्थ मेंबर ऑफ एल्कोहल होमोलॉगस सीरीज। एल्कोहल के फोर्थ और फिफ्थ मेंबर लिखने हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो एल्कोहल का जनरल फार्मूला CnH2n+1 और यहाँ पे OH। यदि मैं बात करूँ फर्स्ट मेंबर की तो n = 1 रखेंगे तो यहाँ आएगा CH3OH। लेकिन यहाँ फर्स्ट मेंबर की नहीं बात की जा रही है, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो फोर्थ के लिए n की वैल्यू 4 रख दीजिए, तो यहाँ बन जाएगा C4H, 4 2 8 + 9, C4 9OH। एंड 5 मेंबर के लिए C5, 5 2 10 + 11, C5H11 एंड OH। ये हो जाएगा फोर्थ मेंबर, ये हो जाएगा आपका फिफ्थ मेंबर। इसको बोल देंगे ब्यूटेनॉल और इसको बोल देंगे आप पेंटेनॉल। आई होप समझ में आया होगा। और क्या कह रहा है कि राइट देयर नेम विद द फॉर्मूला। नेम लिखा मैंने, फॉर्मूले लिखे इसके। ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेनॉल। आपको ब्यूटेनॉल को क्या बनाना है, स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ध्यान से सुनिएगा। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, इतना बन गया O और H। बाकी बॉन्ड को पूरा कर दीजिए, 9 हाइड्रोजन, 1 2 3, बैलेंसी पूरा, 4 5 6 7 8 9, C4 4 2 8 9 1H। तो 1 2 3 4, 2 2 4 1 5, 2 7 2 9 हो गया। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। अगला कर रहा है व्हाट इज हेट्रोएटम। हेट्रोएटम क्या होता है, देखिए हाइड्रोकार्बन किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में मेनली 2 एलिमेंट प्रेजेंट होते ही हैं मैक्सिमम केस में, कार्बन और हाइड्रोजन। इसके अलावा यदि कोई अदर एटम आए, मान लीजिए क्लोरीन आ जाए, हेलोजन का कोई भी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन आ जाए, नाइट्रोजन आ जाए, तो इन सारे एटम को हेट्रोएटम बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए इस कंपाउंड में ऑक्सीजन जो है ना वो एक हेट्रोएटम है। जैसे C2H5Cl में Cl जो है वो एक हेट्रोएटम है, हेट्रोएटम। नेक्स्ट देखिए 29. 5 solutions A, B, C, D, E when tested with pH paper showed as 4, 1, 13, 7 and 10 respectively। मैं सबके pH लिख दे रहा हूँ, A, B, C, D और E। A का pH वैल्यू 4, इसका pH वैल्यू 1, C का pH वैल्यू 13, D का pH वैल्यू 7 और E का pH वैल्यू 10। ये कहा जा रहा है विच सोल्यूशन इज स्ट्रांगली एसिड। जिसका pH सबसे कम वो स्ट्रांग एसिड, यानी कि सबसे स्ट्रांग एसिड कौन हो जाएगा, B। तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ B। स्ट्रांगली एल्कलाइन, एल्कलाइन मतलब होता है बेसिक। किसका सबसे ज़्यादा बेसिक, तो सबसे ज़्यादा pH किसका हो जाएगा, C। तो ये C हो जाएगा। वीकली एसिड मतलब कि सबसे वीक एसिड कौन सा होगा। तो अब देखिए यहाँ पे, यहाँ 4 है और यहाँ 1 है। आपको पता है कि जब 25 डिग्री सेल्सियस पे जब pH 7 से कम होता है तो एसिड और 7 से ऊपर होता है तो बेसिक। अब
ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, लेकिन ये जो होता है ये भी तो एसिडिक ही है, लेकिन इसके कंपैरिजन में ये वीक एसिड हो जाएगा, यानी कि वीकली एसिडिक कौन हो जाएगा? ए। न्यूट्रल कौन हो जाएगा? जिसका पीएच 7 यानी कि डी। वीकली एल्कलाइन, सबसे ज्यादा एल्कलाइन जिसका पीएच सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा पीएच किसका है? सी का। लेकिन उसके बाद कौन आएगा? ई। तो इसका आंसर हो जाएगा ई। सोल्यूशन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन। अब H प्लस आयन के कंसंट्रेशन के बेस पे लगाना है तो आप लगा सकते हैं। सबसे ज्यादा जो होगा वो सबसे कम E, फिर D, फिर A और फिर B। C क्यों? क्योंकि देखिए इसका pH क्या है? सबसे ज्यादा है, इसलिए इसका H प्लस क्या होगा? सबसे कम। जिसका pH ज्यादा उसका H प्लस कम। वाई? बिकॉज pH इक्वल टू होता है माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। जिसका pH ज्यादा माइनस साइन लगा ना तो उसका H प्लस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। तो सबसे ज्यादा जो H प्लस आयन कंसंट्रेशन हो जाएंगे किसके हो जाएंगे? B के हो जाएंगे। नेक्स्ट राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ एन एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट गिविंग द नेम of the parent acid and parent base used to form the salt in each case। आपको एक एसिडिक सॉल्ट बताना है, एक बेसिक सॉल्ट। बहुत ही आसान कंसेप्ट होता है, समझिएगा यहाँ पे थोड़ा ध्यान से। देखिए एसिडिक सॉल्ट, देखिए जनरली सॉल्ट का फॉर्मेशन जो होता है एक एसिड और बेस के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से होता है। अब एसिडिक सॉल्ट होगा तो उसमें एसिड हमारा जो होगा वो स्ट्रांग होगा, स्ट्रांग एसिड, और जो हमारा बेस होगा यानी कि बेस होगा वो होगा वीक बेस। तो जो उससे सॉल्ट बनेगा वो सॉल्ट जो होगा वो एसिडिक सॉल्ट बनेगा। एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, बेस वीक ले लीजिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो बनने वाला कंपाउंड यहाँ से क्या बन जाएगा? चेक करिए, NH4Cl बन जाएगा और प्लस क्या बन जाएगा? H2O। तो अमोनियम क्लोराइड हमारा कैसा सॉल्ट है? एसिडिक सॉल्ट। सिमिलरली यदि मैं बेसिक सॉल्ट की बात करूँ तो बेसिक सॉल्ट में बचा, इसका जस्ट उल्टा होता है। यहाँ पे हमारा जो एसिड होता है वो वीक एसिड होता है और जो हमारा बेस होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है। एग्जाम्पल ले सकता हूँ, एसिड वीक एसिड, कोई भी एसिड ले लीजिए, जैसे मान लीजिए एसिडिक एसिड मैंने ले लिया CH3COH, या कार्बोनिक एसिड भी ले सकते हैं H2CO3। बेस क्या होता है? स्ट्रॉन्ग। NaOH ले लीजिए या KOH ले लीजिए, ये भी आपका स्ट्रॉन्ग होगा। क्या बनेगा यहाँ पे? CH3 C डबल बॉन्ड O Na और प्लस H2O। ये एग्जाम्पल हो गए। और मैंने कैसे बना है इनका पेरेंट एसिड और बेस कौन है मैंने वो भी लिख दिए। नेक्स्ट, तो वही एक क्वेश्चन कर रहा है, राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ एन एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, द नेम ऑफ द पेरेंट एसिड एंड द पेरेंट बेस यूज टू फॉर्म द सॉल्ट इन ईच केस। मैंने सारे बता दिए। नेक्स्ट देखिए, राइट द मेन डिफरेंस बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल, एक्सप्लेन द टर्म न्यूट्रलाइजेशन एंड द फॉर्मेशन ऑफ एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट क्या होता है, बेसिक सॉल्ट क्या होता है मैंने बता दिया। न्यूट्रल सॉल्ट क्या होता है समझिए। न्यूट्रल सॉल्ट में क्या होता है, या तो दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, या वीक एसिड प्लस वीक बेस। इसके केस में तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल लीजिए, HCl प्लस NaOH। इनसे बनने वाला जो सॉल्ट होगा NaCl प्लस H2O, ये जो सॉल्ट होगा वो कैसा होगा? न्यूट्रल सॉल्ट होगा। यहां पे वीक एसिड वीक बेस ले लीजिए, वीक एसिड H2CO3, वीक बेस NH4OH बनाइए, क्या बनेगा? यहाँ पे म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन कर दीजिए, तो यहाँ बन जाएगा NH4 का होल ट्वाइस CO3 अमोनियम कार्बोनेट और प्लस H2O। ये हमारा दोनों एग्जाम्पल जो होगा वो न्यूट्रल सॉल्ट का हो जाएगा। और राइट द मेन डिफरेंस बिटवीन एन एसिड एंड बेस, ये तो आपको पता है कि एसिड क्या होते हैं जो एक्वा सोल्यूशन में जाने पे H प्लस प्रोवाइड करें, और बेस क्या होते हैं ऐसे कंपाउंड जो एक्वा सोल्यूशन में जाने पे OH माइनस प्रोवाइड करें। आई होप ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी आपको। यही एसिड और बेस का यहाँ पे देखिए डेफिनेशन लिखा गया है, एक बार आप पढ़ सकते हैं। एसिड टेस्ट में सॉर होते हैं, बेस बिटर होते हैं। एसिड चेंज द कलर ब्लू लिटमस टू रेड एंड बेस चेंज टू कलर फ्रॉम रेड लिटमस टू ब्लू। बहुत ही बेसिक डेफिनेशन हैं, आपको पता होनी चाहिए एसिड और बेस के बारे में। बाकी ये जो एग्जांपल्स थे ये मैंने आपको बता ही दिए हैं कि न्यूट्रल सॉल्ट क्या होता है, बेसिक सॉल्ट क्या होते हैं, एसिडिक सॉल्ट क्या होते हैं। और यहाँ पे हमारा ये ख़त्म होता है। बच्चों पेपर ऐसे ही आएगा। पेपर आपके जितना आपने पढ़ा है, सिलेबस में जितनी बातें हैं NCERT के अकॉर्डिंग ही आएगा। और पेपर का लेवल मैं आपसे डिस्कस कर ही रहा हूँ, केमिस्ट्री का कैसा पेपर का लेवल रहेगा। तो अपनी तैयारी को और बढ़िया से करते रहिए। थैंक यू सो मच।
स्टूडेंट्स, आज हमारे पास फिर एक सैम्पल पेपर है आपके बोर्ड के पर्सपेक्टिव से, जिसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे, फिजिक्स का सेक्शन सी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपका इंस्ट्रक्शन है, वो जो आपके पेपर मिलेगा आपको, सबसे पहले उस इंस्ट्रक्शन को आप लोग केयरफुली रीड कर लेंगे, फिर उसके बाद अपने क्वेश्चंस को आंसरिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, स्टडी द फॉलोइंग फिगर इन विच अ स्टूडेंट हैज मार्क्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस I, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R, एंगल ऑफ इमरजेंस E, एंगल ऑफ प्रिज्म A एंड एंगल ऑफ डेविएशन D। प्रिज्म के थ्रू कोई एक रे ऑफ लाइट जो कि एक प्रिज्म के थ्रू पास करा करके प्रिज्म के थ्रू पास कराई जा रही है, तो उसमें डिफरेंट ये आपके एंगल्स दिए हुए हैं जो उसमें मार्क कर रखे गए हैं। इसमें तो करेक्टली मार्क है या नहीं, इस चीज़ को हमें देखना है। ये आपका एक प्रिज्म है, ये इंसिडेंट रे हो गया, ये अंदर ही अंदर रे रिफ्रैक्ट हो रही है प्रिज्म के अंदर, और फिर अंदर ही अंदर रिफ्रैक्ट होकर के प्रिज्म के दूसरे रिफ्रैक्टिंग फेस से फिर रे बाहर निकल जा रही है, जिसको हम बोलते हैं इमर्जेंट रे। ये जो आई है, दिस इज द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये तो बिल्कुल करेक्टली मार्क्ड है आई क्या होता है, दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल, ये करेक्टली मार्क्ड है। ये वाला जो ये आप देख रहे हैं आर, ये करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है विद इन द प्रिज्म एट फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग फेस, दैट इज द एंगल मेड बाय द रिफ्रैक्टेड रे विद द नॉर्मल, एक्चुअली आर आपका ये होगा, राइट? तो ये गलत है। फिर उसके बाद अच्छा ये क्या है, दिस इज द ए इज व्हाट इज द एंगल ऑफ द प्रिज्म। एंगल ऑफ द प्रिज्म ये वो एंगल होता है जो कि प्रिज्म के जो दोनों रिफ्रैक्टिंग फेसेस हैं, जिस पे रे का एक्चुअली जो लाइट रे है, जिसके थ्रू लाइट एक फेस प्रिज्म के एक फेस से लाइट इंटर कर रही है और दूसरे फेस से बाहर निकल रही है, तो दोनों फेसेस के बीच का जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ द प्रिज्म। तो ये भी करेक्टली मार्क्ड है, राइट? अच्छा डी क्या होता है, डी दैट इज द एंगल ऑफ डेविएशन और ई इज द एंगल ऑफ इमरजेंस। एक्चुअली देखिए यहां पर जो एक्चुअली यहां पर डी की जगह पे ई होना चाहिए और यहां पे ई की जगह पे डी होना चाहिए, क्योंकि एंगल ऑफ इमरजेंस जो होता है दैट इज द एंगल मेड बाय द इमरजेंट रे विद द नॉर्मल, तो यहां पे ई होना चाहिए। और डेविएशन मतलब एंगल ऑफ डेविएशन मतलब टोटल प्रिज्म के द्वारा जो डेविएशन प्रोड्यूस्ड की गई, जो कि हम इंसिडेंट रे को आगे बढ़ा करके और फिर इमरजेंट रे को पीछे बढ़ा करके जो एंगल फॉर्म करता है दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये तो आपका ये दोनों गलत है, राइट? यानी कि बस आपके इस पूरे डायग्राम में जो करेक्टली मार्क्ड है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और प्रिज्म एंगल है। तो आप देख सकते हैं कि ये ऑप्शन डी है, दैट इज करेक्ट। ठीक है, दैट इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, आपको क्या करना है, क्वेश्चन को बहुत केयरफुली रीड करना है और क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में इसको समझ करके फिर आपको आंसर करना है। जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है क्वेश्चन को पढ़ते वक्त, अदरवाइज चांसेस बढ़ जाएंगे आपके आते हुए गलत करने के, राइट? तो इस चीज का ध्यान रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन देखें, अगर हम एक्चुअली हमें इस पेपर को डिस्कस करने के पीछे का जो मकसद है वो यही है कि आप बोर्ड में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस का पैटर्न को एनालाइज कर सकें, कैसा क्वेश्चंस पूछा जाता है और हमें आंसरिंग कैसे करनी है, राइट? तो अगला क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चेक करना है, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ध्यान रखिएगा, एक बात ध्यान रखिएगा, हम लोग क्या करते हैं जल्दीबाजी में, मैक्सिमम केसेस में क्या क्वेश्चन होता है कि ये पूछा जाता है कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, तो हम ऊपर वाली लाइन ना पढ़कर सीधे हम ये डायरेक्ट पढ़ना शुरू कर देते हैं और हम उसमें करेक्ट ऑप्शन देखना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है कि विच ऑप्शन इज इनकरेक्ट, तो हमें इनकरेक्ट वाला ऑप्शन चेक करना है इसमें। तो ज्यादातर बच्चे कभी कभी हड़बड़ी में ये चीज गलती कर देते हैं, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है, इसलिए पहले क्वेश्चन को बहुत केयरफुली रीड करनी है और फिर उसके बाद आंसर करना है, राइट? तो देखो क्या है, ए रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम ए ऑप्टिकली रेयर मीडियम टू एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, अगला है ऑप्शन
ए रे ऑफ लाइट, अगर हम पहले वाले देखें, ए रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम एन ऑप्टिकली रेयर मीडियम टू एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। पहली बात तो ये ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि कोई भी रे ऑफ लाइट जब एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, देन रिफ्रैक्टेड रे विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल होता है, ये बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल कह रहा है, तो ये गलत हो गया। ये ऑप्शन क्या कर रहा है, ए रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू एन ऑप्टिकली रेयर मीडियम बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये सही है। हमें ये पता है कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में रिफ्लेक्ट होती है, देन द रिफ्रैक्टेड रे विल बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये सही है। ए रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम एन ऑप्टिकली रेयर मीडियम टू एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये भी सही है। जब भी कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकली रेयर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में रिफ्रैक्ट हो रही होती है, तो रिफ्रैक्टेड रे विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, दिस ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। अच्छा, और फिर क्या है, ए रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू एन ऑप्टिकली रेयर मीडियम बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये भी आपका क्या है, गलत है, क्योंकि कह रहा है कि ए रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, एक ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेयर मीडियम में जा रहा है, तो जो रिफ्रैक्टेड रे होगा दैट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो टुवर्ड द नॉर्मल ये गलत है। तो कौन कौन से ऑप्शंस आपके गलत हैं, ए और डी ऑप्शन जो है, ए और डी, ए और हाँ, ए और डी ऑप्शन क्या है आपका, इनकरेक्ट है। तो आपको विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट, हमें इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है। तो कौन कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है, ए और डी, ए और डी। तो ऑप्शन ए और डी जो ऑप्शन है वो आपका इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है, राइट। ए और डी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो आप उसका ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, करेक्ट पूछा जा रहा है या इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, एक इस तरह का भी क्वेश्चन आपके बोर्ड में रहता है, असर्शन रीजन वाला, जिसमें एक असर्शन में एक स्टेटमेंट दी रहती है और एक रीजन में एक स्टेटमेंट दी रहती है। असर्शन के स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, रीजन के स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, फिर देखेंगे क्या असर्शन ट्रू है या नहीं, रीजन भी ट्रू है या नहीं, और अगर रीजन अगर ट्रू है तो क्या इसका सही से एक्सप्लेनेशन किया गया है, मतलब असर्शन की बेसिस पर। ये सब चीज़ों को हमें ध्यान से थोड़ा सा देखना होगा, ठीक है। थोड़ा सा देखेंगे, इसमें देखिए असर्शन में क्या दिया हुआ है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए मूविंग चार्ज विल बी मैक्सिमम इफ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज इज परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए मूविंग चार्ज, फोर्स experienced by a moving charge will be maximum if direction of velocity of charge is perpendicular to the magnetic field. एक बात ध्यान रखेंगे, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रही है, राइट, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रही है, देन इट एक्सपीरियंसेस अ मैग्नेटिक फोर्स, और वो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज क्यू वी बी साइन थीटा होता है, राइट। क्यू क्या है, अमाउंट ऑफ चार्ज, v क्या है, जिस स्पीड से या हम कहें जिस वेलोसिटी से वो चार्ज पार्टिकल मूव कर रही है वो वेलोसिटी है, b मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है, और थीटा क्या होता है, थीटा इज द डायरेक्शन ऑफ, मान लीजिए चार्ज पार्टिकल आपकी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और मैग्नेटिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में, तो थीटा क्या होता है, थीटा इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल एंड द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल एंड द मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से किसी पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में अगर मूव कर रही है, तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स कब एक्सपीरियंस करेगी, जब साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1 हो जाएगी, और साइन थीटा की वैल्यू कब 1 होगी, जब थीटा कितना होगा 90 डिग्री होगा, राइट। तो 90 डिग्री पर जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली मूव करेगी, देन इट एक्सपीरियंसेस अ मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स, और वो कितना एक्सपीरियंस करेगी, क्यू वी बी। तो ये बिल्कुल सही है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए मूविंग चार्ज पार्टिकल विल बी मैक्सिमम इफ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, वही बात जो हमने कही, ये बात तो बिल्कुल सही है। असर्शन का रीजन क्या कह रहा है, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। क्या कह रहा है, जो मूविंग चार्ज पार्टिकल है, जो उस पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स है, वो इंडिपेंडेंट होता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ भी हो,
मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कभी भी मूविंग चार्ज पार्टिकल पे लगने वाले मैग्नेटिक फोर्स पर डिपेंड करता ही नहीं, राइट कि चार्ज मैग्नेटिक फील्ड का कुछ भी डायरेक्शन हो वो मैग्नेटिक फोर्स को अफेक्ट नहीं करेगा। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो थीटा है, थीटा इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल एंड द मैग्नेटिक फील्ड। तो थीटा तो डिपेंड, थीटा ये चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन ऑफ मोशन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का तो एंगल है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि चार्ज पार्टिकल पे कितना मैग्नेटिक फोर्स लगाना है, राइट इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है आपका गलत हो गया। तो असर्शन तो ट्रू है बट रीजन इज फॉल्स, assertion is true but reason is false। तो आपका इस बिल्कुल सही बात है और ये दिया भी रहा है आपको, assertion is true but reason is false। तो बहुत ध्यान से assertion को पढ़ेंगे, फिर reason को भी बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम कंक्लूजन पे जाएंगे कि एग्जैक्टली क्या कह रहा है और कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखें 33 नंबर, राइट। State Snell's law of refraction of light. Write an expression for the absolute refractive index of a medium in the terms of speed of light. Snell's law, laws of refraction आपने पढ़ा होगा। laws of refraction दो होता ही है, right? laws of refraction दो होता है, उसमें पहला लॉ क्या होता है? laws of refraction में क्या कहता है कि कोई एक रे ऑफ लाइट किसी एक मीडियम में ट्रेवल कर रही है, दूसरे मीडियम में रिफ्रैक्ट हो गई, ये मीडियम 1 है आपका, ये मीडियम 1 हो गया, ये मीडियम 2 में वो रिफ्रैक्ट हो रही है, मीडियम 2 में वो रिफ्रैक्ट हो रही है। दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, राइट। तो स्नेल लॉ क्या कहता है, वो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन अगर हम देखें तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या कहता है, पहला लॉ क्या होता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। जो दूसरा लॉ होता है वही आपका स्नेल लॉ होता है। जो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का जो सेकंड लॉ है दैट इज एक्चुअली द स्नेल्स लॉ। स्नेल लॉ क्या कहता है, साइन रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। साइन रेशियो किसका, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का। साइन रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट की वैल्यू होती कितनी है, दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, दैट इज μ2 अपॉन μ1, ठीक है। तो ये आपका स्नेल लॉ कहता है। स्नेल लॉ क्या कहता है कि साइन रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडियम्स, किसी दिए हुए पेयर ऑफ मीडियम के लिए एंड फॉर ए पर्टिकुलर कलर ऑफ लाइट is always constant, and that constant is refractive index of medium 2 जिसमें रिफ्रैक्शन हो रहा है एक्चुअली विथ रिस्पेक्ट टू द मीडियम 1 जिसमें रे इंसिडेंट हुई है। दिस इज द स्नेल्स लॉ, ठीक है। और राइट द एक्सप्रेशन फॉर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, हर एक जो भी ऑप्टिकल मीडियम होता है उसकी एक ऑप्टिकल प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट। तो किसी भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या हम बोले एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से, और म्यू क्या होता है, दैट इज सी बाई वी। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बोले, और वी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम जिसका हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, राइट। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का क्या होता है, दैट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। और फिर हमें ये रेशियो निकाल करके हम उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लेते हैं, ठीक है। और भाई आप देख रहे हैं कि यहां पे दिया भी हुआ है वही चीज, ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, calculate the equivalent resistance, calculate the equivalent resistance of the following electric circuit, ठीक है। तो आप देखिए इसमें, अच्छा इलेक्ट्रिकल सर्किट दी हुई है, इसमें पहला पार्ट क्या पूछ रहा है, राइट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस फॉर द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, किसी भी कंडक्टर के थ्रू कोई करंट फ्लो हो रही है तो दैट कंडक्टर धीरे धीरे आपका गर्म होने लगता है, राइट। ये हमें पता ही है प्रॉपर्टी किसी भी कंडक्टर की। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहता है कि किसी भी कंडक्टर में जो प्रोड्यूस होने वाली हीट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर प्रोड्यूस होने वाली हीट दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द
रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एंड कंडक्टर के अंदर प्रोड्यूस होने वाली हीट दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, जितनी देर तक उसमें करंट फ्लो होती रही। तो जो आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग जो इक्वेशन बनता है किसी भी कंडक्टर में जो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हुई टी टाइम में, दैट इज आई स्क्वायर आर इंटू टी। H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। दिस इज द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जिससे हम ये कैलकुलेट कर पाते हैं कि किसी भी कंडक्टर में अगर टी टाइम तक आई एम्पीयर करंट फ्लो होती रही तो कितना अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंप्यूट द हीट जनरेटेड while transferring 96,000 coulomb of charge in 2 hours through the potential difference of 40 volt, right? अच्छा, through the potential difference of 40 volt। तो हमें पता ही है कि टोटल कितनी हीट जनरेट होगी। तो हीट जनरेशन के लिए आप क्या करेंगे, H इज इक्वल टू, आपके पास फॉर्मूला है V इंटू आई इंटू टी, या फिर आई स्क्वायर आर इंटू टी आप यूज करते हैं, या फिर वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी यूज करते हैं। तो यहां पे आप क्या करिए कि सबसे पहले आप ये वाला फॉर्मूला आपका परफेक्ट रहेगा, H इज इक्वल टू वी इंटू आई इंटू टी आर यूज कर लीजिए। आपको पता ही है कि कितने वोल्टेज के अंतर्गत वो चार्ज फ्लो हो रहा है, दैट इज 40 वोल्ट। वी की वैल्यू यहां पे आपको दी हुई है 40 वोल्ट। आई आप निकाल सकते हैं, क्योंकि टोटल कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कराया जा रहा है, 96,000 कूलॉम चार्ज पास कराया जा रहा है, कितने टाइम में, 2 आवर में। तो आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी कर दीजिए। क्यू कितना फ्लो हो रहा है, 96,000 कूलॉम, 96,000 कूलॉम, और कितने टाइम में फ्लो हो रहा है, 2 आवर्स में। तो 2 इंटू 36 सेकेंड्स आ गया। तो यहां से आप करंट निकाल लीजिएगा एम्पियर में, और कितने टाइम आपको पता ही है, कितने टाइम तक फ्लो हो रहा है, कितने टाइम तक फ्लो हो रहा है वो आपको पता ही है, कितने टाइम तक फ्लो हो रहा है। T इज इक्वल टू 2 इंटू 3600। तो यहां से टाइम ही पता चल गया। तो आप यहां से H इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी से कितना अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हुआ यू कैन कैलकुलेट। आप यहां पर देख भी सकते हो, जो नीचे आपको दिया हुआ है सॉल्यूशन में, यहां से देखिए आपको कितना टाइम, टोटल टाइम आपको पता चल गया, कितने टाइम तक करंट फ्लो होती रही, कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हुआ है ये पता ही चल गया, राइट। और फिर उसके बाद हीट जनरेटेड कितना हो जाएगा, V इंटू आई इंटू टी। आई आप निकाल सकते हैं Q अपॉन टी से, राइट। तो यहां से आपका अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड निकल गया, कितना अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होगा। अच्छा, एक चीज और था, इस सर्किट में टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना था आपको, ये भी पूछा हुआ है कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। तो आप पहले आप ये देखो, ये 20 ओम और ये 20 ओम और ये 10 ओम और 10 ओम, ये 10 ओम और ये 10 ओम, ये 10 ओम और ये 10 ओम किसमें हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। तो टोटल कितना हो जाएगा इसका हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा 20 ओम, क्योंकि ये 10 ओम क्या है, सीरीज में हो गए 20 ओम, और ये 20 ओम और ये 20 ओम किसमें हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1/20 प्लस 1/20, जो कि आ जाएगा 2/20, दैट इज 1/10। तो R कितना हो जाएगा, 10 ओम। तो मतलब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया यहां पर, 10 ओम। अब ये 10 ओम, ये 10 ओम और ये 20 ओम तीनों सीरीज में हो गए, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10 प्लस 10 20 और प्लस 20 40 ओम। तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा पूरे सर्किट का, 40 ओम, राइट। पूरे इस इलेक्ट्रिकल सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 40 ओम, राइट। तो मेरा फिर से वही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले जो भी क्वेश्चन है उसको अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत केयरफुली, पीसफुली आप क्वेश्चन को रीड करेंगे, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है एकदम उसको ध्यान में समझ करके, हाँ यही पूछ रहा है, उसी का जवाब देंगे। इधर उधर की बातें फालतू नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा, पेपर काफी लंबा होगा, राइट। तो टू द पॉइंट जो पूछा जा रहा है उसको आप जवाब देंगे, और बिल्कुल भी मतलब आप मतलब बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं रहेगी। बस आप बहुत शांतिपूर्वक तरीके से आप अपने क्वेश्चंस को रीड करेंगे और फिर उसके बाद जवाब देंगे, राइट। हाँ, बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं करनी है। ज़्यादातर बच्चे क्या होते हैं कि हड़बड़ी करना शुरू कर देते हैं, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है कि
what are the common defects of vision? What are the common defects of vision that can be corrected by the use of suitable eyeglasses or spectacles? Common defects of vision. Common defects of vision, हमने टोटल कितने defects of vision पढ़े हैं? सबसे पहले तो आपका है मायोपिया. मायोपिया, मायोपिया को ही हम बोलते हैं आपका नियर साइटेडनेस, मतलब नजदीक की चीज तो क्लियर दिखती है, दूर की चीज साफ नहीं दिखती मायोपिया में. तो उसको करेक्ट कैसे करते हैं? बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस. बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस. इसको करेक्ट करने का जो लेंस यूज किया था दैट इज कॉनकेव लेंस. अगला जो बड़ा कॉमन डिफेक्ट है विजन का दैट इज हाइपरमेट्रोपिया, जिसको हम बोलते हैं फार साइटेडनेस. इसका क्या मतलब है कि फार की चीज तो, बहुत दूर की चीज तो हमें क्लियर दिखती है, बट नजदीक की चीज हमें क्लियर नहीं होती, राइट? तो उसको करेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? कॉन्वेक्स लेंस. इसको करेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? कॉन्वेक्स लेंस. अगला डिफेक्ट होता है प्रेसबायोपिया. प्रेसबायोपिया क्या है? जनरली ये ओल्ड एज में, एजिंग के वजह से ये डिफेक्ट होता है, जिसमें सिलरी मसल्स वगैरह काफी वीक हो जाती हैं और नजदीक की चीज क्लियर नहीं दिखती. कुछ हाइपरमेट्रोपिया जैसा ही है ये, नजदीक की चीज क्लियर नहीं होती, और उसको करेक्ट करने के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं. क्लियर है? अगला जो मोस्ट कॉमन डिफेक्ट है दैट इज एस्टिग्मेटिज्म. एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है कि जो इमेज आपकी रेटिना पे बन रही है किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो डिस्टॉर्टेड फॉर्म में होती है, उसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सब क्या होता है? थोड़ा डिस्टॉर्ट हो जाता है. तो इसको करेक्ट करने के लिए हम एक स्पेशल लेंस होता है, सिलेंड्रिकल लेंस. सिलेंड्रिकल लेंस यूज करते हैं टू करेक्ट दिस डिफेक्ट एस्टिग्मेटिज्म, राइट? तो नाउ लेट्स डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन 36. Study the following circuit and answer the questions that follows. How much current is flowing through 10 ohm resistance? मतलब इसमें पूछ रहा है. How much current is flowing through 15 ohm resistance? इसमें पूछ रहा है. And what is the ammeter of the reading? ammeter कहाँ लगा हुआ? हाँ, ammeter कितनी रीडिंग बताएगा. ठीक है, कोई बात नहीं. अच्छा, एक बात ध्यान रखिए, इस सर्किट को देख के ही बिल्कुल लग रहा है कि 10 ohm और 15 ohm ये दोनों जो रेजिस्टेंस हैं ये पैरेलल में लगे हुए हैं, और पूरा का पूरा सर्किट इस बैटरी के साथ कनेक्टेड है, राइट? तो यानी कि कुछ इस तरह की चीज है ये कि 10 ओम, ये 10 ओम हो गया, ये 15 ओम हो गया, इसके साथ पैरेलल में लगा हुआ है, और आपका ये अमीटर हो गया, और इसी के साथ आपने बैटरी लगा रखी है. कितने की? 3 वोल्ट की. तो बिल्कुल आपकी बात क्लियर है कि 10 ओम और 15 ओम ये पैरेलल में लगे हुए हैं, और यही चीज पूरी क्या है? पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन बैटरी के साथ कनेक्टेड है. मतलब यही 3 वोल्ट, अगर मैं पूछूं कि 10 ओम के क्रॉस कितना वोल्टेज है और 15 ओम के क्रॉस कितना वोल्टेज है, तो 10 ओम 15 ओम बिल्कुल पैरेलल में लगे हुए हैं, तो दोनों के क्रॉस वोल्टेज सेम है, और यही पूरा कॉम्बिनेशन 13 वोल्ट के साथ पैरेलल में लगा हुआ है, राइट? यानी कि जो 3 वोल्ट है वही वोल्टेज 10 ओम के क्रॉस भी होगा, और वही वोल्टेज 15 ओम के क्रॉस भी होगा. तो इसमें मान लो करंट I1 जा रही है, और इसमें करंट जा रही है मान लीजिए I2 जा रही है, और सेल से कितनी करंट निकलेगी? सेल से निकलेगी I1 प्लस I2. I1 प्लस I2 सेल से निकलेगी, I1 इसमें चली जाएगी 10 ओम में, और I2 चली जाएगी 15 ओम में, राइट? तो I1 अगर निकालना होगा तो हमें पता है क्या? V इज इक्वल टू I1 इंटू ये R. V कितना है? दोनों रेजिस्टर के क्रॉस कितनी वोल्टेज होगी? 3 होगी. तो 3 इज इक्वल टू I1 इंटू R. R कितना है आपका? 10 ओम. तो I1 कितना हो गया? 3/10, मतलब 0.3 एम्पियर हो गया. मतलब 10 ओम में कितनी करंट जा रही है? 0.3 एम्पियर. इसी तरह से हम 15 ओम में निकाल लें. 15 ओम में भी इतना ही वोल्टेज है, 3 वोल्ट. तो V इज इक्वल टू I2 इंटू R. V कितना है? 3 है. I2 आपको कैलकुलेट करना है. R कितना है? 15 है. तो I2 कितना आ जाएगा? 3/15, या फिर हम कहें 0.2 एम्पियर, राइट? यानी कि आपका I1 और I2 दोनों में करंट आ गया. 10 ओम में कितनी जा रही है? 10 ओम में आपकी जा रही है 0.3 एम्पियर, 0.3 एम्पियर, और 15 ओम में कितनी जा रही है? 0.2 एम्पियर. और व्हाट इज द रीडिंग ऑफ अमीटर? अमीटर से कितनी करंट जा रही है? क्योंकि अमीटर सेल के बगल में ही कनेक्टेड है, तो सेल से जितनी करंट निकल रही है दैट पास थ्रू द अमीटर.
तो एमीटर से कितनी जाएगी, I1 प्लस I2। I1 कितना है 0.3 और I2 कितना है 0.2, तो कितना हो गया 0.5 एम्पियर। तो एमीटर जो बताएगा रीडिंग वो 0.5 एम्पियर बताएगा, राइट, बिल्कुल सही चीज, ठीक है। हाँ, तो आप देख सकते हैं I1 में करंट आपकी जो है, I1 में करंट 0.3 एम्पियर, 10 ओम में, 15 ओम में 0.2 एम्पियर और एमीटर में रीडिंग आपकी 0.5 एम्पियर है, राइट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें। हाँ, draw the pattern of magnetic field lines produced by the current carrying circular loop showing the direction of current in the loop and the direction of magnetic field lines। ठीक है, draw the pattern of magnetic field lines produced by the current carrying circular loop showing the direction of current in the loop and the direction of magnetic field lines। बिल्कुल सही चीज है इसमें आप देखो जो एक लूप लिया गया है, राइट, एक लूप लिया गया है, राइट। मान लीजिए कि इसको बल्कि आप ऐसे समझ लो, इसको हटा दो, एक लूप ऐसे ले लो, ठीक है, राइट। और इसमें से करंट, मतलब ये कुछ लूप ऐसे है, राइट, हमने तो खैर 2D में तो ऐसे ही बनाना पड़ेगा। करंट आपकी आप इसको ले लो कि इधर से देखने पे आपकी लूप कुछ ऐसे है, और इधर से देखने पे लूप में जो करंट की डायरेक्शन है वो कैसे दिख रही है, क्लॉकवाइज। लूप में करंट की डायरेक्शन कैसे दिख रही है, आपकी लूप ऐसे है, आपकी सर्कुलर लूप ऐसे है, और इधर से देखने पे करंट की डायरेक्शन कैसे लग रही है, क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है, राइट, क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है। तो हमें पता है कि लूप का हर एक एलिमेंट लूप का हर एक स्मॉल एलिमेंट आपके एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर जैसा दिखेगा, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर जैसा होगा। और उसके अराउंड हमें पता है कि स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में होती हैं, और उन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में होती हैं या तो क्लॉकवाइज होंगी या एंटी क्लॉकवाइज होंगी। उसके लिए हम क्या करते हैं, राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं। उसके लिए हमें करना क्या होता है, अगर कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में है, तो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, उसके लिए राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं। तो उसके लिए करते क्या है, मान लो कि ये आपका एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें करंट ऊपर की तरफ जा रही है, तो राइट हैंड के अपने हम पाम से क्या करते हैं, उस जो वायर है स्ट्रेट वायर उसको हम पकड़ेंगे और थंब को हम करंट की डायरेक्शन में एक्सटेंड कर रखेंगे। थंब को हम अपने करंट की डायरेक्शन में, जो करंट इसमें क्या है ऊपर की तरफ है, तो थंब को भी हम अपने ऊपर की तरफ एक्सटेंड रखेंगे। फिर चारों उंगलियों को कर्ल करेंगे। तो चारों उंगलियों को कर्ल कर रहे हैं जब हम, तो हो क्या रहा है, ऊपर से देखेंगे तो कैसी दिखेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटी क्लॉकवाइज में दिखेगी। कैसे दिखेगी, एंटी क्लॉकवाइज में, ठीक है। अगर वही करंट इसमें नीचे की तरफ होती तो हम राइट हैंड पाम से अगर हम इस वायर को पकड़ते और अंगूठे को नीचे की तरफ रखते, जो करंट नीचे की तरफ है, तो ऊपर से देखने पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसी होगी, ऊपर से देखने पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी दिखेगी, क्लॉकवाइज में दिखेगी। जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है वो क्लॉकवाइज में दिखेंगे। तो कुछ इसी तरह से जो कॉन्सेंट्रिक आपकी जो करंट कैरिंग सर्कुलर लूप होती है, उसमें भी हम उसमें जो सर्कुलर लूप है उसके हर एक स्मॉल पार्ट, उस सर्कुलर लूप को हम बहुत स्मॉल स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के रूप में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। स्मॉल करंट कैरिंग कंडक्टर, स्मॉल करंट कैरिंग कंडक्टर, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के रूप में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, राइट। तो आप इसमें देखो कि अगर हमने इस एलिमेंट को कंसिडर किया तो राइट हैंड पाम से अगर हम इसको देखें तो अगर हम इसको पकड़ेंगे, राइट, और करंट कैसे जा रही है, ऊपर की तरफ है, इसमें करंट ऊपर की तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर हम ऊपर से देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे दिखेगी, आपकी अंदर से जाती हुई दिखेगी, राइट, हाँ, ऐसे जाती हुई दिखेगी। इसी तरह से आप देखोगे, इसको देखोगे तो आप इसमें भी आप ऐसे ही दिखेगा, सर्कुलर रूप में अंदर से बाहर की तरफ, राइट। इसी तरह से अंदर से बाहर की तरफ आपकी जाते हुए दिखेगी। चूंकि इसमें ऊपर की तरफ है और दूसरे वाले पार्ट में नीचे की तरफ करंट है, तो आपका जो करंट की डायरेक्शन होगी
वो कैसी हो जाएगी, जस्ट रिवर्स हो जाएगी, राइट अंदर में ऐसे रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या दिखेगा कि करंट जो है इस फेस से, जो ये वाला फेस है, करंट जो मैग्नेटिक फील्ड है जो इस फेस से अंदर की तरफ एंटर कर रही है और बाहर की तरफ निकल रही है, बाहर वाले फेस पे निकल रही है। जैसे कि करंट कैरिंग लूप आपकी ऐसी रखी हुई है, तो आपको कैसा लगेगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो है इस फेस से एंटर कर रही है और दूसरे फेस से क्या हो रही है, निकल रही है। तो जो ये वाला फेस आप जो देखोगे वो एक साउथ पोल जैसा हो जाएगा और उसका अपोजिट फेस कैसा हो जाएगा, नॉर्थ पोल हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी साउथ पोल पे एंटर करती है और नॉर्थ पोल से क्या होती है, निकलती है। तो वही चीज में दिखाया गया है कि ये वाला फेस जो हम इधर से देख रहे हैं वो साउथ पोल बन गया और अपोजिट फेस क्या बन गया, नॉर्थ बन गया। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल में एंटर करती है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर की तरफ हो जाएगी, ये आपकी कुछ इस तरह से जाएगी, राइट, साउथ पोल पे एंटर करके नॉर्थ पोल से बाहर की तरफ निकलेगी। ठीक है, तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में कहें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है उसके हर एक स्मॉल एलिमेंट के अराउंड जो होगी वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में होगी। और जैसे जैसे हम सेंटर की तरफ जाएंगे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी वो लगभग स्ट्रेट, लगभग इसके जो सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी बिल्कुल स्ट्रेट होगी और एक फेस से इंटर करते हुए दूसरे फेस से बाहर निकलती हुई अपीयर होगी, राइट। इसीलिए कहते हैं जो करंट कैरिंग लूप होती है वो एक मैग्नेट के ऐसा बिहेव करती है, उसका एक फेस नॉर्थ पोल होगा तो दूसरा अपोजिट फेस साउथ पोल बन जाता है, राइट। तो इस तरह से आपकी वही राइट हैंड थंब रूल के बारे में यहाँ बताया गया है कि कैसे हम राइट हैंड थंब रूल का यूज करके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को पता करते हैं, राइट। तो नाउ डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। Read the following text carefully. In 1827, a German physicist Georg Siemens Ohm found out the relationship between current I falling in metallic wire and the potential difference across its terminals. He stated that the electric current flowing through a metallic wire is directly proportional to the potential difference V. He stated that the electric current flowing through a metallic wire is directly proportional to the potential difference V across its ends, provided its temperature remains the same. The resistance of the circuit is defined as the ratio of the voltage applied to the flowing current through the rearranging the relation. VR is equal to V upon I. The electric charge flows easily through some materials and then others. The electric resistance measures how much the flow of electric charge is restricted within the circuit. Actually इस पूरे स्टेटमेंट में जो फिजिसिस्ट जॉर्ज सीमन ओम हैं उन्हीं के बारे में बताया गया था जिन्होंने किसी कंडक्टर के लिए जो ओम्स लॉ है कैसे उन्होंने डिफाइन किया था उसी के बारे में सब बता रहा है कि पहले तो ओम्स लॉ पहला क्वेश्चन ही क्या है कि अगर हम इसकी बात करें कि ओम्स लॉ क्या होता है तो ओम ने क्या लॉ दिया था कि कोई भी अगर मेटेलिक कंडक्टर है और उसके एंड्स के क्रॉस अगर हम वोल्टेज डेवलप करें और वेरी कराएं तो उसमें जो फ्लो होने वाली करंट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस एंड्स, प्रोवाइडेड कि टेम्परेचर जो है उस कंडक्टर का कांस्टेंट रखा जाए। मतलब कहने का यह है कि अगर कोई मेटेलिक कंडक्टर है उसको टेम्परेचर को हम कांस्टेंट रखें और उसके एंड्स के क्रॉस हम वोल्टेज को वेरी कराएं तो उसमें जो फ्लो होने वाली जो करंट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस इट एंड्स। मतलब कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, V। ऐसा तब होगा जब उस मेटेलिक कंडक्टर के टेम्परेचर को क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। तो जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट भी उसी के साथ साथ लीनियरली बढ़ती जाएगी। तो एक कांस्टेंट लेते हैं, राइट। तो यहां पर एक कांस्टेंट लिया जाएगा जनरली जो हम लेते, या हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, राइट। तो एक कांस्टेंट लिया जाता है V इज I इंटू R करेंगे, एक प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लेंगे। यही जो कांस्टेंट है इसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस होता क्या है, R इज इक्वल टू V अपॉन I, राइट। R इज इक्वल टू V अपॉन I, वही चीज यहां पे दिखाई गई है, रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस, किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस हमें क्या बताता है, किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस हमें यह बताता है कि जो उस कंडक्टर के थ्रू, ये किसी भी कंडक्टर की मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जो ये दिखाती है कि उस कंडक्टर के थ्रू जो चार्ज फ्लो हो रहा है
उस चार्ज का वो कितना, उस चार्ज के फ्लो होने में वो मटेरियल कितना ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर कर रहा है। जितना ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर करेगा उसकी रेजिस्टेंस भी उतनी ही ज्यादा होगी, राइट। मतलब किसी कंडक्टर के थ्रू कितना इजीली, जितना इजीली चार्ज फ्लो हो पाएगा उसकी रेजिस्टेंस उतनी ही कम होगी, और जितना हिंड्रेंस पैदा होगा चार्ज को फ्लो होने में किसी मटेरियल के थ्रू, उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी, राइट। ठीक है, अच्छा, और इसीलिए चूंकि V और I के बीच में कैसा है V और I के जो ओमिक कंडक्टर होते हैं उनमें वोल्टेज और करंट के बीच में लीनियर रिलेशन होता है। इसीलिए हम ओमिक, ऐसे कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, उनको हम लीनियर कंडक्टर भी कहते हैं, क्योंकि उसमें वोल्टेज और करंट के बीच में लीनियर रिलेशन होता है। अगर हम वोल्टेज और करंट के बीच में अगर हम एक ग्राफ खींचें तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, राइट, स्ट्रेट लाइन मिलेगा जो कि पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अच्छा, यहां पे क्या है, अच्छा ठीक है, तो हम सभी का क्वेश्चन का हम सेपरेटली अब जवाब दिया जाए। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है, एक्चुअली अगर हम यहां से देखें तो R इज इक्वल टू V अपॉन आई। V का जो यूनिट है दैट इज वोल्ट, और I का क्या होता है, एम्पियर होता है। तो वोल्ट पर एम्पियर ही है इसकी यूनिट, बट वो वोल्ट पर एम्पियर जनरली नहीं यूज किया जाता है। वोल्ट पर एम्पियर को हम क्या बोलते हैं, ओम। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है दैट इज ओम। डिफाइंस ओम लॉ। ओम्स लॉ को अगर हम डिफाइन करें तो ओम्स लॉ को डिफाइन हमने पहले भी कर लिया कि कोई मेटेलिक कंडक्टर है और उसके अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए तो, और उस मेटेलिक कंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको हम वेरी कराएं तो उसके थ्रू फ्लो होने वाली जो करंट होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस इट्स एंड्स, राइट, दैट इज द ओम्स लॉ। फ्रॉम द ग्राफ विच रेजिस्टेंस हैव हाई रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अच्छा ये देखिए यहां पर अच्छा, ये V और I ग्राफ में देखिए, अगर V को हम वर्टिकल में लेते हैं और I को हॉरिजॉन्टल पे लेते हैं तो जो स्ट्रेट लाइन मिलती है उसका जो करंट के साथ एंगल होता है दैट इज अल्फा, और जो इस लाइन का स्लोप बोलते हैं इसको बोलते हैं tan अल्फा। tan अल्फा ही आपको क्या देता है, रेजिस्टेंस वैल्यू देता है। ठीक है, tan अल्फा क्या होता है, उसकी रेजिस्टेंस होती है। लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे I अपॉन V है, I को वर्टिकल पे लिया है और V को हॉरिजॉन्टल पे लिया है। तो इस केस में जो स्ट्रेट लाइन की जो वोल्टेज के साथ एंगल होगी tan अल्फा, वो tan अल्फा होगा, वो tan अल्फा क्या देगा, वो 1 अपॉन R मतलब रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल देगा। अच्छा, ये हमें पता है जितना ज्यादा अल्फा होगा tan अल्फा की वैल्यू भी उतनी ज्यादा होगी मतलब और 1 अपॉन R की वैल्यू भी फिर उतनी ज्यादा होगी। या फिर हम कहें अगर अल्फा ज्यादा होगा तो 1 अपॉन R भी उतना ही ज्यादा होगा, तो R की वैल्यू उतनी कम होगी। तो हम इसको इस तरह समझे कि अगर अल्फा ज्यादा है तो R, जिसका अल्फा ज्यादा होगा उसका R उतना ही कम होगा। ठीक है, या हम कहें अल्फा जितना कम होगा R उतना ही ज्यादा होगा। तो अल्फा सबसे कम किसका है, R3 का है। अल्फा मतलब जो ये IV ग्राफ R3 के लिए है, वो जो स्ट्रेट लाइन है वो वोल्टेज के साथ सबसे कम एंगल बना रही है। सबसे कम एंगल बनाने पर tan अल्फा की वैल्यू सबसे कम होगी, तो 1 अपॉन R की वैल्यू सबसे कम होगी। इट मींस R की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, मतलब R3 इज द ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस एमंग ऑल दीज 3 रेजिस्टेंसेस। तो R3 सबसे मैक्सिमम रेजिस्टेंस है इसमें, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, an object 6 centimeter in size is placed at 50 centimeter. An object 6 centimeter in size, मतलब ऑब्जेक्ट की साइज 6 सेंटीमीटर दी हुई है, is placed at 50 सेंटीमीटर मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर in front of a convex lens of focal length 30 सेंटीमीटर। मतलब उस कॉन्वेक्स लेंस है उसका फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर। At what distance from the lens should a screen be placed in order to obtain a sharp image of the object? ठीक है, find the nature and size of the image. Also draw labeled ray diagram to show the image formation in this case. आपके पास एक क्वेश्चन है लेंस से जिसमें क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट की साइज वो दी हुई है कितनी, 6 सेंटीमीटर। सब कुछ हम लिखते जाते हैं और ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स, लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स है। लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स है, राइट। और उसकी फोकल लेंथ कितनी दी हुई है दैट इज 30 सेंटीमीटर।
और ऑब्जेक्ट कहां रखा जा रहा है, कितने डिस्टेंस पर, 50 सेंटीमीटर पर। ऑब्जेक्ट को हम बाय साइन कन्वेंशन नेगेटिव ही लेते हैं और कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ को बाय साइन कन्वेंशन पॉजिटिव ही लेते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम इमेज की पोजीशन निकाल लें तो फॉर्मूला लगा दें लेंस की 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f मतलब 1/30 इज इक्वल टू 1/v माइनस, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 1/50 हो जाएगा। तो 1/v इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/30 माइनस 1/50। तो यहां से आप v सॉल्व करिएगा तो आ जाएगा आपका 75 सेंटीमीटर। इमेज कितनी डिस्टेंस पे आ जाएगी, 75 सेंटीमीटर पर। निश्चित ही है कि जो इमेज बनेगी वो 75 सेंटीमीटर बन रही है। अच्छा, आपको डाटा से ही पता चल जाएगा फोकल लेंथ कितनी दी हुई है लेंस की, 30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कहां रखा जा रहा है, 50 सेंटीमीटर पर, क्योंकि f की वैल्यू है 30, तो 2f की वैल्यू कितनी होगी, 60, और ऑब्जेक्ट कहां रखा जा रहा है, 50 पर, मतलब f और 2f के बीच में रखा जा रहा है। तो f और 2f के बीच में जब भी ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो इमेज हमेशा कैसी बनेगी, रियल, इन्वर्टेड, एनलार्ज्ड और बियॉन्ड 2f बनेगी। बियॉन्ड 2f मतलब क्या, 60 सेंटीमीटर से आगे। तो यहां पे 75 सेंटीमीटर आ गया, क्रॉस चेक हो गया, यानी कि हमारा आंसर सही है, राइट। अच्छा, अब वो भी हम देख लें कितने साइज का बनेगा, एनलार्ज तो बनेगा, ऑब्जेक्ट की साइज से ज्यादा तो होगा ही, तो I अपॉन O इज इक्वल टू V अपॉन U ले लेते हैं। I हमें निकालना है, इमेज की हाइट O कितना है 6, V कितना आ गया 75, और U कितना है आपका -50, राइट। तो यहां से आपका आप I को कैलकुलेट कर लेंगे, I आपका जो है 6 से ज्यादा ही आएगा, राइट। तो आपका I आ गया -9 सेंटीमीटर। I कितना आ गया, -9 सेंटीमीटर, राइट। 6 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, इनलार्ज इमेज बन रही है। तो इसका अगर हम डायग्राम देख लें तो डायग्राम देखते हैं, डायग्राम देखें कैसा बनेगा इसका, डायग्राम देख लेते हैं। कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसका प्रिंसिपल, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, इधर F, इधर 2F, इधर भी F, इधर 2F। ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ है F और 2F के बीच में, कितने डिस्टेंस पर, 50 सेंटीमीटर पर। फोकल लेंथ कितनी दी हुई है, 30 सेंटीमीटर। वे ले गए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, फोकस से पास करा दिए, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से लेके गए, यहां से पास करा दिया, इमेज बना दिया हमने 2F से बियॉन्ड, रियल, इन्वर्टेड, एनलार्ज्ड। कितने डिस्टेंस से बन रही है इमेज, 75 सेंटीमीटर पर, राइट। दिस इज योर रे डायग्राम फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। तो क्वेश्चन को फिर से हम बोल रहे हैं, क्वेश्चन को आप केयरफुली रीड करेंगे, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही धीरे धीरे, ताकि कोई गलती के चांसेस ना रहे, ठीक है। अगला जो है पार्ट इसका वो देख लेते हैं क्वेश्चन का। ए पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम मायोपिया वॉज एडवाइज टू वियर अ करेक्टिव लेंस ऑफ पावर। एक पर्सन है जो कि मायोपिया से सफर कर रहा है, डिफेक्टिव आई उसकी कौन सी है, मायोपिक आई है, राइट। मायोपिक आई मतलब नीचे की चीजें दिख रही हैं, राइट, और दूर की चीजों को देखने में उसको दिक्कत हो रही है, ठीक है। अच्छा, तो उसको फिर उस केस में हम मायोपिया को ठीक करने के लिए हम कौन सी लेंस यूज करते हैं, कॉनकेव लेंस यूज करते हैं। तो कह रहा है कि हमने एक लेंस यूज किया है इसको ठीक करने के लिए जिसका पावर -2.5D है। तो निश्चित ये पावर कॉनकेव लेंस होगा तो उसका पावर नेगेटिव में ही होगा। तो इसकी फोकल लेंथ पहले हम निकाल लें, राइट। फोकल लेंथ कितनी होगा, हमें पता है कि P = 1/f होता है, और f को हम मीटर में रखते हैं। तो f को अगर हमें निकालना होगा तो 1/p, P को हम डायोप्टर में रखेंगे तो हमारा f फोकल लेंथ किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको फॉर्मूला क्या लिख देंगे, 100/p। ये हमारा अब रिजल्ट किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो 100 पावर कितना है, -2.5 इसको रखेंगे तो -40 सेंटीमीटर आ जाएगा फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव लेंस, जो कि करेक्ट करने के लिए यूज की जा रही है, राइट। एट व्हाट डिस्टेंस, कह रहा है कि इस लेंस को, स्फेरिकल लेंस ऑफ द सेम फोकल लेंथ वाज टेकन इन द लैबोरेटरी। Spherical lens of the same focal length was taken in the laboratory. At what distance should the student place an object from this lens so that it forms an image at a distance of 10 cm from the lens? मतलब जो ये कॉनकेव लेंस है जिसका फोकल लेंथ कितना है, -40 सेंटीमीटर है, उससे एक ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे रखा जाए ताकि जो उसकी इमेज बने वो 10 सेंटीमीटर बने। तो हमें पता ही है कि जो कॉनकेव लेंस है उससे हमेशा जो भी इमेज बनेगी वो वर्चुअल बनती है, लेंस के सामने ही बनती है। तो क्वेश्चन में कैसे कह रहा है, ये आपका कॉनकेव लेंस हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये उसका f हो गया, ये आपका 2f हो गया,
एक ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ कितनी है, 40 सेंटीमीटर पर है, राइट, 40 सेंटीमीटर पर है। एक ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए जाकि उसकी इमेज 10 सेंटीमीटर बने, तो इमेज जो भी बनेगा वो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बनेगा। और v की वैल्यू कितनी होगी, हम -10 लेंगे, -10 सेंटीमीटर लेंगे, चूंकि वर्चुअल और इरेक्ट और लेंस के सामने ही बनता है। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, यू यहां से निकाल लेंगे। f कितना है, 1/-40 ले लेंगे, 1/v मतलब क्या, -1/10 ले लेंगे, -1/u। तो 1/u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/10 प्लस 1/40। तो यहां से u आपका निकल जाएगा -40/3 सेंटीमीटर। मतलब ऑब्जेक्ट को हम कहां पर रखेंगे, -40/3 सेंटीमीटर पर रखेंगे। मतलब उस ऑब्जेक्ट को आपको -40/3 पे डिस्टेंस पर रखना होगा, राइट, तभी आपको उसकी जो इमेज बनेगी वो 10 सेंटीमीटर पर बनेगी, राइट। तो ये आपका पूरा पार्ट हुआ। सारे जितने भी आपके पेपर के जो एक सैंपल पेपर आपके सामने हमने लेकर के आए हैं, उसका सारा पेपर का पूरा डिस्कशन हो गया। इससे आपको ये हेल्प मिलेगी कि पेपर का पैटर्न थोड़ा समझ में आएगा कि क्वेश्चन पेपर जो हमारे बोर्ड में पूछे जाते हैं उसका पैटर्न कैसा होता है और किस तरह से हमें उसके आंसर को, किस तरह से हमें उसको आंसरिंग करनी है, राइट। थैंक यू।